हेलो दोस्तों। तो आप सबका फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की एक सीरीज कर रहे थे। इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हमारे जो पर्सनल नोट्स हैं उनके माध्यम से, क्योंकि हम देखते हैं कि एनसीईआरटी को रिवाइज करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, जबकि हमारे पास इतना समय होता नहीं है। हमको स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी होती हैं। देखिए, आजकल जो एग्ज़ाम्स आने लगा है वो बहुत चतुराई से बनाए जाते हैं। उसमें स्टैंडर्ड बुक्स के से डीप क्वेश्चंस भी होते हैं और एनसीईआरटी के लाइट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हम लोग उन 10 से 15 जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेसिस पे आ रहे होते हैं, या जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी हो सकती है, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली सॉल्व किए जा सकते हैं एनसीईआरटी से। उसके लिए हम एक क्विक एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग एसएसटी का एक हमारा जो दौर है, एसएसटी रिवीजन का दौर है, वो चल रहा है अभी। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोगों का चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी है, यूपी में काफ़ी सारे सुपर टेट है, इधर राजस्थान में आपका सेट है। सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो बहुत सारी बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं। 8th क्लास की जो है क्या, एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 6th और 7th की बुक्स कर ली हैं। तो इसके भी हमने फर्स्ट चैप्टर पे थोड़ा देख लिया था। उस दिन थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गया था तो हमको बीच में वीडियो रोकना पड़ा। आज हम सेकंड चैप्टर से शुरू करते हैं। तो हम ये चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं, बट कोई भी फैक्ट आपका मिसिंग नहीं होगा। इसमें क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइनर्स भी हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। वो सब आप देखिए और इन्जॉय करिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पहले इसकी कोर टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं कि इसमें जो कोर टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, ठीक है। तो ये पहला शब्द एक यूज करता है मर्केंटाइल। तो मर्केंटाइल क्या होते हैं भाई? मर्केंटाइल क्या होते हैं बताइए? अ बिजनेस इंटरप्राइजेज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइजेस। तो ये सिंपल सा ये कह रहा है कि एक बिजनेस का इंटरप्राइज है जिसमें हम प्रॉफिट के बारे में सिर्फ सोचते हैं या प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें गुड्स को सस्ते दाम पे ख़रीदा जाता है और फिर हायर प्राइजेस पे बेचा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को मर्केंटाइल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर देख लेते हैं सेकंड इसमें जो है वो है फरमान। फरमान क्या होता है? ये एक रॉयल एडिक्ट होता है, इम्पीरियल ऑर्डर होता है, जो कि मुग़ल या किसी भी सुल्तान या फिर डायनेस्ट द्वारा या मोनार्क द्वारा जो है जारी किया जाता था। उसी को हम फरमान कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आप लोगों को क्लियर हो गई। ये दोनों टर्म इस चैप्टर में यूज हुई हैं, इसीलिए आप लोगों के सामने है, ठीक। पपेट किसको कहते हैं? ठीक है, अगर लिटरली देखा जाए तो एक टॉय होता है। राजस्थान की तरफ आपने कहा वो देखा होगा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में चलता है ये, जिसमें हम जो होता है ना, धागा होता है, उसके सहारे गुड़िया को नचाते हैं लेफ्ट राइट करके। तो उसको कहते हैं पपेट। पपेट मतलब इशारों पे नाचने वाला, यूज्ड। और इस चैप्टर में किस लिए यूज हुआ है? ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा पपेट के तौर पे यूज किए जा रहे थे, यानी कि अंग्रेज़ों की बनाई कठपुतलियाँ जो थी अंग्रेज़ों की जो गुड़िया थी, जिनका कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में था, वो था। फिर कहते हैं नवाब। नवाब क्या था भाई? नवाब ये एक हमारे जो हिंदुस्तानी वर्ड है नवाब, उसका ही ब्रिटेन वर्जन है, ठीक है। तो ये एंग्लिसाइज्ड वर्जन है इंडियन वर्ड नवाब का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये वेल्दी, ऑसेंटियस, रिटायर्ड कैंपेन ऑफिशियल्स वगैरह के लिए यूज होता था। अगर वैसे कहा जाए तो आप लोगों ने सुना होगा लखनऊ का नवाब, ठीक है, हैदराबाद का नवाब। तो उस तरह के नवाब होते थे ये लोग। उसी तरह के वेल्दी जो लोग होते थे बेसिकली, अगर इसका लिटरल मतलब देखा जाए तो वो उनको कहते हैं, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आप बताइए कि कॉन्फेडरेसी किसको कहते हैं, ठीक है। कॉन्फेडरेसी किसको कहते हैं? ये एक तरह का अलायंस होता था, अलायंस ऑफ स्टेट्स और चीफ्स सच एज मराठा अलायंस अंडर द पेशवा। जैसे कि मराठास का जो अलायंस आप पेशवाज के अंडर में देखते हैं उसको कॉन्फेडरेसी कहते हैं, ठीक है भाई। ये अलायंस होता था, ये कीवर्ड है इसका। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट बताइए, ठीक है। ये इम्पीचमेंट इस शब्द इस चैप्टर में आएगा आगे चल के, ठीक है। अ फॉर्मल ट्रायल इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड ऑन चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट
ब्रॉट बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स। ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये बेसिकली लॉर्ड क्लाइव के बारे में बात कर रहा है, जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया, किस पे? फॉर्मल जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें, इंग्लैंड में, उसके बारे में बात कर रहा है। हालांकि आज के वक्त में इम्पीचमेंट देख लें तो आज के वक्त में इम्पीचमेंट जैसे कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट हो जाता है, किसी सांसद या मंत्री के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, यानी कि अविश्वास कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो अविश्वास टाइप की एक चीज़ है ये। ठीक है भाई, आगे बढ़ लें। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन ऑफ द चैप्टर पढ़ लेते हैं, यानी कि ये चैप्टर किस किस रूप में आपको दिखेगा। तो ये पहले दिखेगा कि 1498 में वास्को डी गामा आ रहे हैं। ये पुर्तगीज़ एक एक्सप्लोरर थे। ठीक है, इन्होंने सी रूट आइडेंटिफाई किया इंडिया तक और कैप ऑफ गुड होप के थ्रू, ठीक है, ये इंडिया पहुँचे। यार अभी ये लाइट नोट पे एक रिवीजन है फैक्ट्स का सिर्फ। ठीक है, इसीलिए मैं उन फैक्ट्स को सिर्फ आपको बता के चल रहा हूँ। कहाँ के थे ये? पुर्तगीज़ थे, सी रूट के माध्यम से आए, केप ऑफ गुड होप होते हुए आए, वास्को डी गामा 1498 में। फिर 1600 की बात कर लेते हैं। क्वीन एलिजाबेथ वन थी उस वक्त में। अभी एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि अकबर के समय में कौन सी महारानी जो थी उस वक्त सिंहासन पर बैठी हुई थी, तो उसमें क्वीन वगैरह के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो 1600 में, सन 1600 में कौन थी? सन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रॉयल चार्टर ग्रांट किया, किसके लिए? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह का सोल ट्रेडिंग राइट था। सोल ट्रेडिंग राइट मतलब इनके लिए मोनोपोली थी ये। ठीक है, मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दिया इन्होंने। ठीक है, मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स विद द ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट से जितने भी बिजनेस होंगे वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये रॉयल चार्टर्ड एक्ट जो कि किसने इशू किया था? तो एलिजाबेथ वन ने, क्वीन एलिजाबेथ वन ने। कब? 1600 में। ठीक है, 1651 में देख लेते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इज इस्टेब्लिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। तो रिवर हुगली के तट पर पहली जो अंग्रेजों की फैक्ट्री कब बनी? 1651 में। 1696 में देख लेते हैं। द कंपनी बिगिंस बिल्डिंग अ फोर्ट विलियम अराउंड इट्स हुगली सेटलमेंट। तो फोर्ट विलियम की स्थापना होना कब शुरू हुआ था? 1696 में हुआ था भाई। ठीक है, फोर्ट विलियम कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया था। 1707 देख लेते हैं। डेथ ऑफ औरंगजेब है, द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। ठीक है, इसके बाद में ही 1707 के बाद से ही रीजनल किंगडम्स जो हैं वो अपने आप अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना शुरू कर देती हैं दोस्तों। ठीक है, फिर 1756 देख लेते हैं भाई। 1756 में क्या हो रहा है? ठीक है, 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बनते हैं, कहाँ के? बंगाल के। और वो फॉलोइंग द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान की डेथ होती है 1756 में, और सिराजुद्दौला नवाब बन जाते हैं, कहाँ के? बंगाल के। तो ध्यान रखोगे भाई ये। ठीक है, 1757 की बात करें तो बैटल ऑफ पलासी देखने को मिलता है बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक है, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। देख रहे हो ना भाई, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। 1764 की अगर बात कर लेते हैं, बैटल ऑफ बक्सर हमको देखने को मिलता है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। 1764 में किन किन लोगों के बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुआ? मीर कासिम और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में हुआ 1764। 1765 देख लेते हैं। मुगल एम्परर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ दीवान ऑफ बंगाल। ठीक है, मुगल एम्परर ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल बना दिया। देखो यार, मैं इस पर बहुत ज्ञान दे सकता हूँ, एक एक डेट पे बहुत सारा ज्ञान दे सकता हूँ, बट अभी हमारा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद अभी यही है कि यहाँ से जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को आपके सामने पुट ऑन कर देना है। ठीक है, 1773 की बात करते हैं। वार्न हेस्टिंग्स अपॉइंट होते हैं ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है। कहाँ पे करता है? कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो इस तरह से कंटेंट बढ़ जाएगा, फिर काफ़ी घंटों का हो जाएगा, आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, फिर 1774 देख लेते हैं। 1774 में क्या हो रहा है? रॉबर्ट क्लाइव कमिट सुसाइड इन इंग्लैंड। 1774 में रॉबर्ट क्लाइव सुसाइड कमिट कर लेते हैं, कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो ये आप लोग पहली बार फैक्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये आपको आसानी से नहीं मिलता है हर जगह पे। ठीक है, उसके बाद में 1782 में क्या देखते हैं हम? 1782 में ट्रीटी ऑफ सालाबाई देखते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालाबाई कब हो रही है भाई? ट्रीटी ऑफ सालाबाई हो रही है 1782 में। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये एंड करती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार किस तरह से एंड हुआ? ट्रीटी ऑफ सालाबाई से। ट्रीटी ऑफ सालाबाई से। ठीक है भाई, कब हुई ट्रीटी ऑफ सालाबाई? 1782 में। बस यही रिवीजन करना है, फटाक फटाक से मार दीजिए इसको। 1785 में कब था? टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू मैसूर पोर्ट्स। तो 1785 में टीपू सुल्तान क्या कर देते हैं कि
मैसूर जो पोर्ट था, जो मैसूर के पोर्ट के माध्यम से जो ये व्यापार हो रहा था अंग्रेज़ों के साथ में, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम वगैरह की जो पूरी तरह से बिक्री पर रोक लगा देते हैं। ये पोर्ट ऑफ मैसूर याद रखना है आप लोगों को। फिर 1799 देख लेते हैं। 1799 क्या हो रहा है? बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो रहा है। श्रीरंगपट्टनम बैटल हो रहा है। टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। इसमें मैसूर इज प्लेस्ड अंडर द सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो इसमें देखो कितने क्वेश्चन हैं। टीपू सुल्तान कब मारे गए? 1799 में। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम कब हुआ? 1799 में। ठीक है, मैसूर कब सब्सिडी अलायंस में आया? 1799 में। इतने सारे क्वेश्चन हैं एक स्टेटमेंट में। 1801 देख लेते हैं। अवध इज फोर्स टू सीड ओवर हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द कंपनी अंडर द सब्सिडी अलायंस। तो अब अवध को 1801 में फोर्स किया गया सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत लगभग अपनी आधी जो संपत्ति थी, आधी टेरिटरी थी, आधी जो ज़मीन थी उनके अंडर में, वो अंग्रेजों को देने के लिए। कब किया गया? ये 1801 में। 1803 और 1805 की बात कर लेते हैं। तो सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है। ठीक है, इसमें ब्रिटिश दिल्ली और आगरा पा लेते हैं। ठीक है, इसमें ब्रिटिश दिल्ली और आगरा पा लेते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वार के चलते। ठीक है, देखो ये सब आपको आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, अभी आप लोगों को इस पर लोड नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, बस आप अभी यहाँ पे एक बेसिक फैक्चुअल देखते चलिए। 1817 और 1819 की बात कर लें तो थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है कब? 1817 और 19 के बीच में। कब? 1817 और 19 के बीच में थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है, जिसमें मराठा का पावर जो है ख़त्म कर दिया जाता है, पेशवा को एक्साइल्ड कर दिया जाता है बिठूर में। ठीक है, तो ये पेशवा को कब एक्साइल किया गया? 1817-19 के बीच में। थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ? 1817-19 के बीच में। और पूरी तरह से मराठा पावर कब खत्म कर दिया गया? 1817-19 में। ठीक है, रानी चन्नम्मा ऑफ कित्तूर इज अरेस्टेड फॉर लीडिंग एन एंटी ब्रिटिश आर्म्ड रेजिस्टेंस। 1824 में रानी चन्नम्मा कित्तूर वाली जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, एंटी ब्रिटिश एक आर्म्ड रेजिस्टेंस को लीड कर रही थी। 1739 की अगर बात करें, डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब। 1839 में क्या मिलता है हमको? डेथ होती है किसकी? महाराजा रणजीत सिंह की। तो 1839 में डेथ हुई है महाराजा रणजीत सिंह की। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा ना दबा के। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप मेरे से ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको दूंगा, बार बार आप इसको रिवाइज करिए। 1843 की बात करें, सिंध को अनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने। 1843 में सिंध अनेक्स हो गया। 1849 की बात कर ले तो पंजाब इज अनेक्स्ड बाय द 2 प्रोलॉन्ग्ड सिख वॉर्स। 1849 जो है 1849 में पंजाब को अनेक्स कर लिया आफ्टर 2 प्रोलॉन्ग्ड, आफ्टर बहुत लंबे चले वॉर के बाद में। 1848 और 1856 की बात कर लेते हैं। 1848 में टेन्योर ऑफ लॉर्ड डेलहौजी हु इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स। 1848 और 56 का जो है टेन्योर है माना जाता है किसका? लॉर्ड डेलहौजी का, जिनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के लिए, इम्प्लीमेंट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। ठीक है, 1856 की बात करें, अवध पहला वो राज्य बना। अवध इज अनेक्स टू द ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट। तो अवध किस ग्राउंड पे अनेक्स किया गया? अवध को मिस गवर्नमेंट के ग्राउंड्स पे अनेक्स कर लिया गया अंडर द ट्रीटी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। ठीक है, अब इसमें हमें की कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर ले। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी तक हम फैक्चुअली तेज भाग रहे थे, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, अब तैयार हैं? ठीक है, की कॉन्सेप्ट कवर्ड इन दिस चैप्टर। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, बताइए, सोचिए इस पर क्या कवर हो सकता है इसमें। देखिए, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सन 1600 में जो रॉयल चार्टर प्रोवाइड किया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, उसके द्वारा कंपनी को मोनोपोली मिल गई थी। ये वर्ड मैंने पहले ही यूज कर लिया है। कंपनी को मोनोपोली मिल गई थी ईस्ट के साथ जितना भी ट्रेड था। ठीक है, 1600 में। ठीक है, ये हालांकि एक लेवल पे जो इंग्लैंड ही से या अंग्रेजी जो हुकूमत से जो अन्य जैसे बिजनेसमैन पैदा हो सकते थे, ये एक बिजनेसमैन लोगों की ही तो कंपनी थी भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह की जो अन्य कंपटीशन क्रिएट हो सकता था उसको तो ख़त्म कर दिया इंग्लिश कंपनी के लिए। ठीक है, बट क्या है कि अदर यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जैसे कि पुर्तगीज थी, डच थे, फ्रेंच थे, भाई इनको थोड़ी ना रोक सकता है। क्वीन एलिजाबेथ का कंट्रोल कहाँ तक है? क्वीन एलिजाबेथ का कंट्रोल उस वक्त की इंग्लैंड तक था। तो उस वक्त की जो इंग्लैंड है वहाँ से लोग नहीं आ रहे थे, पर दूसरी कंट्रीज से आ रहे थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें क्या है? द प्राइमरी इंडियन कमोडिटीज़ इन हाई डिमांड इन यूरोप वर फाइन। देखो, अब ये देखो, प्राइमरी इंडियन कमोडिटीज़ जो कि उस वक्त डिमांड में थी इंग्लैंड में, वो देख लेते हैं। यूरोप में तो क्या थी? वो था फाइन कॉटन,
सिल्क, पेपर, क्लोव्स यानी लौंग जिनको कहते हैं, कार्डमम और सिनेमन। ठीक है, ये जो हैं 5-6 चीज़ें थी जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस में थी। यार अब कई साथी कमेंट करते हैं कि यार आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। भाई देखो यार, मैं समझता हूँ कि आप लोग जितने हाई लेवल पे हो उस पर इतनी भर की हिंदी इंग्लिश चलनी चाहिए, क्योंकि हम जिस जनरेशन को आप पढ़ाने जाएंगे वो जेन अल्फ़ा है, जेन जी भी नहीं है। जेन जी का तो आप कमाल देख ही रहे हैं, जेन अल्फ़ा होगी वो। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको अंग्रेजी समझ आना भी चाहिए मुझे लगता है, और मैं बहुत मिक्स करके पढ़ाता हूँ, है ना दोस्तों। तो प्लीज़ मतलब इतना आप वो चलिए, पर आप लोग कहेंगे तो हमारा काम है पढ़ाना आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा इसको और ज़्यादा इसका हिंदीआइजेशन करने का, बाकी आप देखिएगा। फेयर सी कॉम्पिटिशन ड्रॉ अप परचेज प्राइस इन इंडिया। ठीक है, तो जो कंपटीशन था ना, उसने क्या कर दिया कि इंडिया में इंडिया के ही लोगों का जो परचेजिंग पावर था, ठीक है, उसको हाई कर दिया। कैसे बताते हैं, लोअरिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो इंडियन बिजनेस था उन पे प्रॉफिट मार्जिन डाउन होते चला गया। दिस लेड टू द आर्म्ड नेवल क्लेसेस, ब्लॉकेड ट्रेड रूट्स एंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट। तो क्या होता था कि इस वक्त का जो कंपटीशन था उसने मामला जो है ऐसा कर दिया कि इन लोगों में आपसी जंग एक छिड़ गई, और उस आपसी जंग की वजह से फोर्टिफिकेशन हुआ। ठीक है, आर्म्ड और नेवल क्लेसेस देखने को मिलते हैं, ब्लॉकेड ऑफ ट्रेड रूट्स देखने को मिलते हैं। ये यूरोपियन कंपनीज में इस वक्त चालू था। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें डिस्कस किया गया था, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, तो मतलब ये जो बहरूपीय आए थे बिजनेस करने यहाँ पे, वो ट्रेड से टेरिटरी पे कैसे कंट्रोल कर लेगा ये देखते हैं हम। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कंपनीज रिफ्यूजल टू पे ड्यूटीज ऑन प्राइवेट ट्रेड ग्रांटेड टू द कंपनी बाय औरंगजेब फरमान लेड टू अ मैसिव रेवेन्यू लॉस फॉर बंगाल। सॉरी गाइस। ठीक है, ट्रिगरिंग अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द नवाब्स। तो हुआ क्या कि औरंगजेब साहब का जो एक फरमान था जिसके माध्यम से कंपनी को ड्यूटीज़ नहीं देनी पड़ रही थी प्राइवेट ट्रेड पे, उसकी वजह से बंगाल एज अ सल्तनत उसको बहुत नुकसान हो रहा था। उसी की वजह से अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाबों के बीच में एक हमको झड़प देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अपनी इसी आर्ग्यूमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग। ठीक है, ठीक है भाई, देख लेते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी देख लेते हैं, 1757 में हुआ। ऊपर भी आपने पढ़ा, रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। देखिए फैक्ट पे फैक्ट, आफ्टर ब्राइबिंग कमांडर मीर जाफर। ठीक है, तो जो कमांडर थे सिराजुद्दौला के, ठीक है, वो कौन थे, मीर जाफर थे, जो कि ब्राइब कर दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और उनको बताया गया कि आपको नवाब बना दिया जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, आप जो है इनको छोड़ के हमारे साथ आ जाइए। दिस वाज द फर्स्ट मेजर मिलिट्री विक्ट्री फॉर द कंपनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। द फर्स्ट मेजर मिलिट्री विक्ट्री क्या थी, वो बैटल ऑफ प्लासी थी। कैसे हुई, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया। कैसे हराया, मीर जाफर जो उनके कमांडर थे सिराजुद्दौला। समझ रहे हो, कमांडर चले गए आपके, मान लीजिए आज के वक्त में होम मिनिस्टर चले जाएं, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर समझिए 1764 में। मीर कासिम जो थे, ठीक है, मीर कासिम हु रिबेल्ड अगेंस्ट कंपनी इंटरफेरेंस। तो मीर कासिम पहले आए थे हालांकि कंपनी की ही मदद से, बट देखा उन्होंने कि कंपनी बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ों में नाक अड़ाने लगी है, तो उन्होंने कंपनी के खिलाफ जो है रेबेल कर दिया। सब्सिक्वेंटली ट्रीटी फोर्स्ड ऑन नवाब टू पे हैवी ट्रिब्यूट। तो 1764 का बक्सर युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम हार गए। मीर कासिम हारे तो उनके ऊपर एक ट्रीटी थोप दी गई जिसके अंतर्गत उनको बहुत सारा एक पैसा पे करना पड़ता था। द दीवानी ऑफ बंगाल 1765 देखा जाए, ग्रांटेड बाय द मुगल एम्परर। ठीक है, दीवानी ऑफ बंगाल जो है मुगल एम्परर के द्वारा ग्रांट की गई इनको। इट अलाउज EIC टू यूज बंगाल्स वास्ट रेवेन्यू टू बाय इंडियन गुड्स एंड फंड्स इट्स आर्मी, स्टॉपिंग द आउटले ऑफ ब्रिटिश गोल्ड एंड सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए 1765 में दीवानी राइट जब मिले, ठीक है, जब मुगलों ने इनको दिए दीवानी राइट्स, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, तो इनको ये आज़ादी मिल गई कि वो बंगाल से ही जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे रेवेन्यू के रूप में, उससे ही भारतीय वस्तुओं को खरीद सकते थे, अपनी आर्मी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। और ये पहले बार हुआ इनके इतिहास में कि इन्होंने जो गोल्ड और सिल्वर ये पहले इंग्लैंड से ला रहे थे, उसको लाकर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसको ना लाकर इन्होंने इंडियन पैसे से ही पहले चीज़ें खरीदना शुरू कर दी, अपनी आर्मी के एक्सपेंसेस उठाना शुरू कर दिए। मतलब अब ये टोटली पैरासाइट बन गए इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है,
ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट ब्रिटिश टूल्स ऑफ एनेक्सेशन। आप देखते हैं, देखिए आपने देख लिया भाई पहले किस तरह से आए थे ये कंपनी के तौर पर, टेरिटरी में पा गए, फिर इन्होंने किस तरह से टसल हुआ वो बता दिया मैंने आपको। अब देखिए ब्रिटिश टूल्स ऑफ एनेक्सेशन क्या है। ब्रिटिश यूज्ड अ मिक्स मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल टूल टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स रादर देन रिस्किंग डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया, मिक्स यूज़ किया। मिलिट्री का जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ मिलिट्री, जहाँ डिप्लोमेटिक चाल की ज़रूरत थी वहाँ डिप्लोमेटिक चाल, जहाँ पॉलिटिकल मूव की ज़रूरत थी वहाँ पॉलिटिकल मूव चले। तो देख लेते हैं, फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलिजली ने इंप्लीमेंट की। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड एन इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेज, दी हैड टू पे द कंपनी फॉर सब्सिडरी फोर्सेज। फेलियर टू पे रिजल्टेड इन द 40 फीचर ऑफ टेरिटरी अवध एंड हैदराबाद। देखिए बताते हैं क्या हुआ था। सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत क्या होता था, लॉर्ड वेलिजली इसको लेके आए थे। तो इसके अंतर्गत हो क्या आ रहा था कि जो भी सूबा, जो भी सल्तनत, ये जो भी रीजनल टेरिटरी इनको साइन कर रही थी, उनको क्या मैंडेटरी हो जाता था, उनको एक तो ये मैंडेटरी हो जाता कि कंपनी की एक जो आर्मी की टुकड़ी है वो इनके यहाँ रहेगी, जिसका खर्चा भी उसी राजा या उसी नवाब को उठाना था। ठीक है। दूसरा ये हो गया कि इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस जो है वो नहीं रख सकते थे आप। ठीक है। तीसरा ये है कि इनके अलावा किसी और से व्यापार नहीं कर सकते, तो पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया गया, जिसमें हम अवध और हैदराबाद का एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आ जाइए भैया आगे बढ़ जाते हैं। फिर पैरामाउंटेसी देख लेते हैं। पैरामाउंटेसी की पॉलिसी लॉर्ड हेस्टिंग्स लेके आए। इसमें क्या था, कंपनीज अथॉरिटी वाज सुप्रीम। तो कंपनी की अथॉरिटी हालांकि पहले भी सुप्रीम थी, अभी भी सुप्रीम। जस्टिफाइंग एन एनेक्सेशन टू सेफगार्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट। इतने पावरफुल हो गए साले, ठीक है, सॉरी मतलब इतने पावरफुल हो गए भाई ये लोग, ठीक है, कि मतलब कहने लगे कि ये ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए खतरा है, तो लोगों को मतलब सल्तनतों पे कब्जा करने लगे। देख रहे हैं, एक वक्त था जब ये लोग हमारे राजा महाराजाओं के सामने खड़े होकर ट्रेडिंग राइट्स मांग रहे थे। अब देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश सत्ता के लिए, ब्रिटिश ट्रेड के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है, इसीलिए इसको हम अनेक्स कर रहे हैं, खतरा कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसी का हमको चरम मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। इसको लॉर्ड डेलहौजी लेके आए। ये क्या कहता है, इफ इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल ईयर, ठीक है, स्टेट वुड लैप्स इनटू कंपनी टेरिटरी। सतारा इसका पहला एग्जाम्पल, संबलपुर, झांसी और नागपुर। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी सल्तनत ऐसी सल्तनत है जिसमें कि कोई मेल जो है एयर पैदा नहीं हुआ है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, वारिस पैदा नहीं हुआ है, तो वो सल्तनत अपने आप ऑटोमेटिकली अंग्रेजी सल्तनत में मिल जाएगी। गजब नहीं था। देखो देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स देख लेते हैं फिर उसके बाद में। तो ये लॉर्ड डेलहौजी लिखे आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं। इसको वारेन हेस्टिंग्स ओवरहॉल्ड द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, इस्टेब्लिशिंग स्पेशलाइज्ड कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस जो पहले से चला आ रहा था, खोद मुकद्दम चौधरी वगैरह का, उसको ख़त्म करके अपना एक सिस्टम ले आते हैं, जिसके अंतर्गत ये हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स वगैरह का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। ये कौन लेके आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स लेके आते हैं भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, ईच डिस्ट्रिक्ट वाज गिवन अ क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत, एंड सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। देखो इस पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिलान का। क्रिमिनल कोर्ट किसको कहते हैं, फौजदारी को। सिविल कोर्ट किसको कहते हैं, दीवानी अदालत को। मौलवीज एंड ब्राह्मण पंडित इंटरप्रेट लोकल रिलीजियस लॉज फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडाइड ओवर दी सिविल कोर्ट्स। तो क्या होता था कि मौलवी और ब्राह्मणों को सिर्फ और सिर्फ जो हमारे दोनों ही धर्मों के जो कानून थे उनको सिर्फ इंटरप्रेटर के तौर पर रख दिया गया। जुडिशरी छीन ली गई भाई, सीधा क्लर्क बना दिए गए। समझ रहे हैं ना। 1775 की बात करें तो 11 पंडित्स कंपाइल्ड अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। 11 पंडितों को ये जिम्मेवारी दी गई कि वो एक डाइजेस्ट बनाए, एक बड़ी बुक बनाए हिंदू लॉज की, विच वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय NP हॉलहेड। ठीक है। तो NP हॉलहेड ने 1775 में 11 पंडितों के द्वारा जो हिंदू लॉ की एक गुच्छी बनाई गई थी, उसको NP हॉलहेड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आ जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द कंपनी आर्मी। कंपनी आर्मी का एवोल्यूशन कैसे होता है, द मिलिट्री शिफ्टेड फ्रॉम द मुगल मॉडल ऑफ कैवेलरी सवाज टू हाईली ट्रेंड इन्फेंट्री बेस्ड यूरोपियन स्टाइल प्रोफेशनल सोर्स। तो पहले इनके पास पैदल सवार ज़्यादा थे, क्योंकि ये किसी को डराना नहीं चाह रहे थे, धमकाना नहीं चाह रहे थे। पर जैसे जैसे सत्ता में आते गए तो इन्होंने घुड़सवारों को ज़्यादा कर दिया, पैदल सवारों को कम कर दिया। द ब्रिटिश रिक्रूटेड लोकल पीजेंट्स, trained them as a professional soldiers, forming spy army from सिपाही।
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने पीजेंट्स और अन्य लोगों को हायर किया अपनी आर्मी में, उनको ट्रेंड किया और उनको सोल्जर्स के तौर पे एक सिपोही आर्मी बनाई, जिसको सिपाही से लिया गया शब्द है, सिपोही, सिपोही इनका अंग्रेजी वर्जन है। फ्रॉम 1820 cavalry needs declined as British fought in Burma, Afghanistan and Egypt using muskets and matchlocks। ठीक है, चलिए अभी देखिए फैक्चुअल लाइंस, वन लाइनर्स में दे रहा हूँ, हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, कब थे, 1717 में चले गए बेचारे। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट इन 1498। ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट हुगली रिवर इन 1651। द टर्म फैक्टर्स वॉज यूज टू डिस्क्राइब द ट्रेड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फैक्टर किस चीज़ के लिए था, फैक्टर्स किस चीज़ के लिए था, ट्रेड को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है। द बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट इन 1757, बैटल ऑफ पलासी अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ठीक है भाई। मीर जाफर बेट्रेड सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी। देखिए भाई इतना रिवीजन हो जाएगा, आप लोग इस चैप्टर को भूल नहीं पाएंगे जीवन में कभी, इतना गारंटी हम दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, मीर जाफर बेट्रेड सिराजुद्दौला हो गया ये। द नेम पलासी इज ड्राइव फ्रॉम द पलास ट्री नॉन फॉर इट्स रेड फ्लावर्स यूज इन द होली फेस्टिवल। तो पलास का जो पेड़ होता है उसी से पलासी लिया गया है। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764 अगेंस्ट मीर कासिम। ठीक है भाई, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में, 1764 में मीर कासिम के अगेंस्ट में। रॉबर्ट क्लाइव अमेस्ड एज एन इंडियन फॉर्चून वर्थ इंग्लैंड पौंड जो थे चार अरे बाप रे बाप 40,000 कुछ का जो है इन्होंने बिफोर लिविंग इंडिया इन 1767। तो इतना इन्होंने पैसा कमा लिया था, लगभग 40,102 जो उस वक्त में इंग्लैंड के जो पौंड थे उनमें इनका वेल्थ इतना हो गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10th हमारा वन लाइनर देख लेते हैं। द रेजिडेंट अपॉइंटेड इन इंडियन कोर्ट्स वाज पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट ऑफ द कंपनी। ठीक, कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट होते थे वो रेजिडेंट जो होते थे। लॉर्ड वेलिस्ली क्या थे, एक गवर्नर जनरल के तौर पे काम कर रहे हैं 1798 से 1805 तक, 798 टू 804। अंडर द सब्सिडी अलायंस नवाब ऑफ अवध जो है 50% अपनी टेरिटरी इनको छोड़नी पड़ी 1801 में, अंडर द सब्सिडी अलायंस। मैसूर ग्रो पावरफुल अंडर हैदर अली 1761 से 1782 तक हैदर अली रहे। फिर टीपू सुल्तान है 1782 से 1799 में, जब इनका मार दिया गया। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम ऑन 4 मई 1799। ठीक है, मतलब इतने तगड़े फैक्ट है ना भाई, आप लोगों को मजा आ जाएगा। द मराठास वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एंडिंग देयर ड्रीम ऑफ रूलिंग दिल्ली। ठीक, द ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइन इन 1782 कंक्लूडिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, 1762 में ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। रानी चिन्नम्मा लेड एन आर्म्ड एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस इन द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर कर्नाटक। ठीक है, ये भी आ गया। रानी चन्नम्मा कहाँ थी, एक एंटी ब्रिटिश रूल करती हैं। 1864 आई थिंक 1724 इनका डेट था, देख लेना ऊपर है। लॉर्ड डेलोजी डिवाइज एनेक्सेशन पॉलिसी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। झांसी वॉज अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन 1864। ठीक है, 1854। द ब्रिटिश डिवाइडेड देयर टेरिटरी इंटू मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बम्बई। ब्रिटिश डिवाइडेड देयर टेरिटरी इंटू मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक है, तो उनको प्रेसिडेंसीज कहते थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई इसमें आते थे भाई। ठीक है, आगे बढ़ें। हॉट पॉइंट्स क्या हैं इस चैप्टर के हॉट पॉइंट्स ये हैं। द सब्सिडी अलायंस वर्सेस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। अंडरस्टैंड द फंक्शन डिफरेंस। फॉर्म जो पहला है, यानी सब्सिडी अलायंस टुक अवे मिलिट्री सोवरेनिटी इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन, वाइल द जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो स्टेट को ले लेती थी कम्प्लीटली। नो बायोलॉजिकल, अगर कोई एयर नहीं होता था बायोलॉजिकल तो ये पूरा स्टेट हड़प जाती थी, ये सिर्फ मिलिट्री सोवरेनिटी को हड़प जाती थी। तो दीवानी राइट्स क्या होते हैं भाई, दीवानी राइट्स 1762 में मिला। दिस वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट था ये। इट ट्रांसफर द ईसी फ्रॉम अ रिसोर्स इंपोर्टिंग बायर टू अ सेल्फ फाइनेंसिंग रूलर। देख रहे हैं क्या सेंटेंस है, रिसोर्स इंपोर्टिंग बायर था पहले रिसोर्स इंपोर्ट कर रहा था, फिर उसमें सेल्फ फाइनेंस रूलर बन गया, फंडामेंटली अल्टरिंग द इंडियन इकोनॉमी। ठीक, चलिए भाई
बैटल ऑफ प्लासी, इंपॉर्टेंट फैक्ट बॉक्स देख लेना। बैटल ऑफ प्लासी 1757 क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईसी वर्सेस मीर कासिम। अजम्पशन ऑफ दीवानी राइट 12 अगस्त 1765। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स टाइमलाइन 17 1848। देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। 1848 में सतारा सबसे पहले, ठीक है, फिर 1850 में संबलपुर, फिर उदयपुर 1852, फिर नागपुर 1853 और झांसी 1854। ठीक है, देख लो फिर से एक बार दोहरा लो, हालांकि इसके बाद ऊपर ट्रिक मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, सतारा जो है 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 सबसे बाद में। रिमेंबर सैड सोल्जर्स यूजुअली नीड जॉय। ठीक है, सैड सोल्जर्स यूजुअली नीड जॉय, सैड सोल्जर्स यूजुअली नीड जॉय। ठीक है, तो सतारा, सैड से सतारा, सैड के एस से, सोल्जर के एस से संबलपुर, यूजुअली के उदयपुर, नीड से नागपुर और जॉय से झांसी। ठीक है भाई, हो गया याद। यूरोपियन अराइवल इन ऑर्डर, रिमेंबर प्लीज डू ईट फूड। ठीक है, प्लीज, प्लीज से पुर्तगीज, डी से डच, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। कैसा लगा दोस्तों, बताओ, मस्त लग रहा है ना। कीवर्ड्स देख लेते हैं अब इस चैप्टर के। ठीक है, कीवर्ड्स क्या हैं। काजी क्या होता था, अ ट्रेडिशनल जज इन द मुस्लिम कम्युनिटी होता था। मुफ्ती क्या होता था, अ जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी एडमिनिस्टर्स। ठीक है, मुफ्ती होता था, जूरिस्ट होता था मुस्लिम कम्युनिटी का, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी एडमिनिस्टर। ठीक है, तो मुफ्ती। ठीक है, सवार क्या होते थे, सवार क्या होते थे, सोल्जर्स ट्रेंड ऑन हॉर्स बैक। कैवेलरी पे जो कैवेलरी के रूप में जो थे लोग, उनको सवार के रूप में जाना था। मस्कट क्या होते थे भाई, ठीक है, मस्कट अ हैवी गन यूज्ड बाय द इन्फेंट्री सोल्जर्स। और मैच लॉक क्या होता था, एन अर्ली टाइप ऑफ इन्फेंट्री गन आइडेंटिफाई इग्नाइटेड बाय अ मैच। ठीक है, ये मैच लॉक होता था, मैच से याद रखना, मैच मतलब माचिस, और मस्कट जो है हैवी गन होती थी इन्फेंट्री के लिए। ठीक है भाई, अगर मैप हालांकि इसमें बना नहीं है। सिविल कोर्ट दीवानी अदालत प्रेसिडाइड बाय यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इंटरप्रेटेड बाय लोकल पंडित्स एंड मौलवीज। सिविल कोर्ट जो होती थी, दीवानी अदालत जिनको कहते थे। क्रिमिनल कोर्ट्स किनको कहते थे, फौजदारी कहते थे इनको। रन ट्रेडिशनली बाय काजी एंड मुफ्ती, सुपरवाइज क्लोजली बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं भाई दोस्तों, है ना। कंपैरिजन टेबल में क्या है, ठीक है। सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या था, गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन बिफोर 1765। आफ्टर 1765 दीवानी राइट। रेवेन्यू कलेक्शन कलेक्टली फ्रॉम बंगाल। ट्रेड बैलेंस क्या था, हाई आउटफ्लो था और प्रीसियस मेटल्स फ्रॉम ब्रिटेन। जीरो आउटफ्लो हो गया गोल्ड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। EIC स्टेटस था, फॉरेन ट्रेडर्स प्लीडिंग फॉर कस्टम्स एंड कंसेशंस। ठीक है, फिर क्या हो गया, सुप्रीम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बंगाल प्रोविंस। ठीक है, तो देख लो फिर भाई, पहले क्या था, ये लोग हमारे हमसे प्लीड कर रहे थे, ठीक है, कस्टम और कंसेशंस के लिए। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल एडमिनिस्टर हो गए भाई बंगाल के। ठीक है, पहले बहुत तगड़ा जो है हमारी तरफ आउटफ्लो था बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात कर ले, तो इस वक्त में गोल्ड एंड सिल्वर हो गया भाई। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, बता देना एक बार। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं दोस्त मेरे। ठीक है, अब MCQ कर लें भाई, एक एक चैप्टर एक एक चीज़ रटवा दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो। हु वाज द लास्ट of the powerful Mughal ruler who established control over the vast part of India? बताओ भाई, औरंगजेब ही है इसका तो। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने तो कोई इस्टेब्लिश नहीं किया था उस तरह से। अकबर लास्ट नहीं था। शेर जहाँ शाहजहाँ भी लास्ट नहीं था भाई। यार थोड़ा पानी पी ले लो तो जबान लड़खड़ाने लगी है। देखो दोस्तों, हमारा एकमात्र मकसद है कि आप लोगों को कम से कम समय बर्बाद करके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। ठीक है, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ रॉयल चार्टर्ड फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ वन। तो ये पूछ रहा है कि किस साल में रॉयल चार्टर्ड एक्ट मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन से। 1498 में नहीं, वास्को डी गामा आए थे, ये अलग डेट, ये भी अलग डेट, इसमें 1600 लगा लीजिए आप। ठीक है यार, फिर नई चैप्टर खुल जाएगा ना, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सारे ऑप्शंस को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया इन
1498, या वास्को डिगामा था भाई, बी है इसका। चलो, वेयर डिड द पुर्तगीज एस्टैब्लिश देयर प्राइमरी बेस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, ये मत कहना कि ये सवाल बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है ये, वेयर डिड पुर्तगीज एस्टैब्लिश देयर प्राइमरी बेस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बताओ भाई इसका क्या है यार, गोवा है। पुर्तगीज़ का आप लोगों को सबको पता है, गोवा है इसका। वियर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री। अब देखिए ये कहीं आपको मैंने पढ़ाया नहीं है इससे पहले, तो ये यहाँ पे आया है, इसलिए ज़रूरी है सारे के सारे से। वियर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन 1651। रिवर हुगली पे था, रिवर हुगली पे था ना दोस्तों, कई बार पढ़ लिया। वट टर्म डिड द कंपनी यूज टू रेफर टू इट्स ट्रेड इन 17th सेंचुरी। बताओ कंपनी क्या शब्द इस्तेमाल करती थी अपने ट्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए 17वीं सेंचुरी में। तो फैक्टर्स यूज करती थी भाई, ठीक है, फैक्टर्स के तौर पे। ठीक है भाई, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं तुरंत। 30 क्वेश्चन है भाई एक चैप्टर से, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, मतलब इतना करा देंगे कि कहीं नहीं भागेगा कोई कॉन्सेप्ट। विच मुगल एम्पर यूज अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। कौन सी मुगल एम्पर था वो जो जिन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट दिया कंपनी को? तो वो औरंगजेब था दोस्तों, बी आंसर है। हु सक्सीडेड अलीवर्दी खान एज अ नवाब ऑफ बंगाल। ये भी पढ़ा है आपने, सिराजुद्दौला इसका आंसर। तो यानी अलीवर्दी खान के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना 1756 में? तो सिराजुद्दौला बना। इन विच ईयर वॉज द फेमस बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? 1757। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ससुरा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाइए। वाई वॉज सिराजुद्दौला डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला क्यों हार गए बताइए भाई? मीर जाफर डिवीजन नेवर फॉट द बैटल, ठीक है। मीर जाफर ससुरा ले लिया था, वो गद्दारी कर दिया था, जानते ही हैं आप लोग सब। हिज आर्म्ड लेक वेपन्स, ये सब कुछ नहीं है इस सब में से, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर का वो बताओ भाई, तुरंत बताओ यार, ठीक है। बी 1764 में, ठीक है। हु वॉज इंस्टॉल्ड एज द पपेट नवाब ऑफ बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के बाद में बंगाल का जो नवाब था, जो पपेट नवाब था, वो कौन बना था? जानते हैं, मीर जाफर बना था, ठीक है। ठीक है ना भाई, मज़ा आ रहा है? बताओ भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब बताओ एक बार, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन डिड द मुगल एम्पर ऑफिशियली अपॉइंट द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल? बताओ भाई। 1765 है, 1765 है ना दोस्तों, 1765 है इसका। यानी कि ईस्ट इंडिया मुगलों ने कंपनी को ऑफिशियली दीवानी राइट कब दिए बंगाल के? 1765 में दिए हैं, ठीक है। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम द दीवानी ऑफ बंगाल? किस तरह से उसको बेनिफिट हुआ? ठीक है। इट नो लॉन्गर नीडेड द टू मेंटेन एन आर्मी, नहीं यार ये तो गलत है। इट कुड यूज बंगाल्स रेवेन्यू टू फाइनेंस इट्स ट्रेड, हाँ ये मिल गया हमको अपना जवाब। एंड स्टॉप इंपोर्टिंग गोल्ड एंड ब्रिटेन। इट मेड मुगल एम्पर परमानेंट रेजिडेंस, नहीं, इट कम्प्लीटली बैंड फ्रेंच, ठीक है ये भी गलत है। वेयर डिड ब्रिटिश कॉल द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली हु रिटर्न टू इंग्लैंड विद इमेंस वेल्थ, ठीक है। वट डिड द ब्रिटिश कॉल द ईस्ट इंडिया कंपनी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे लोग थे, ऑफिसर्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ से दौलत बना के लेके जा रहे थे, उनको अंग्रेज लोग क्या बुला रहे थे? तो उनको नवाब बुलाते थे, नवाब, ठीक है। यानी कि जो नवाब से लिया गया शब्द है। और इस नवाब में कौन है? रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, जिनके ऊपर इम्पीचमेंट भी चला। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट क्लाइव कमिट सुसाइड? 1 साल बाद ही में कर लिया था, बताइए जल्दी से। 1774, 1773 में यहाँ से बनते हैं वो। अंडर विच गवर्नर जनरल वॉज द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस आया? बताओ, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, एकदम ठाए ठाए मार दो यार, ठीक है। व्हाट वाज द पेनल्टी इफ एन इंडियन रूलर फेल टू पे द सब्सिडरी अलाइंस फोर्सेज? ठीक है बताओ भाई। द रूलर वॉज एग्जीक्यूटेड, पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज अनेक्स्ड एज अ पेनल्टी, यही है इसका आंसर। द रूलर हैड टू पे डबल टैक्सेस, नहीं ये भी नहीं है। द स्टेट वॉज सोल्ड एंड, नहीं ये गलत है, ठीक है। बी है इसका आंसर। हु वर द पावरफुल रूलर्स ऑफ मैसूर इन द लेट 18th सेंचुरी? ठीक है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, बी आंसर है इसका, सही है। टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट्स थ्रू हिज पोर्ट्स इन 1785 सॉरी। बताओ भाई। कॉटन एंड सिल्क था, नहीं। ओपियम एंड इंडिगो, नहीं। साल्ट एंड शुगर था, नहीं। तो कार्डिमम एंड पेपर एंड ये हो जाएगा सैंडलवुड, तो बी आंसर हो गया इसका। 21 देख लो भाई। इन विच बैटल वॉज टीपू सुल्तान किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल? ठीक है बताओ। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, पहला ही है आंसर है इसका तो भाई। 1799 में मारे गए, ठीक है। व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी कॉल्ड? बताओ भाई क्या था? पेशवा थे, ठीक है। विच टेरिटरी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन 1782? ट्रीटी ऑफ सालाबाई थी,
मतलब दबा गया यार, धाए धाए एकदम। ठीक है। हु इनिशिएटेड द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, बताओ भाई पैरामाउंटेसी की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी उसको कौन लेके आया 19वीं सेंचुरी में? लॉर्ड वेलीजली नहीं, सब्सिडी अलायंस था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, यस ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स लेके आए भाई इसको। ये लैब्स लेके आए, इनका पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ। हु लेड एन एंटी ब्रिटिश आर्म्ड रेजिस्टेंस इन कित्तूर, बताओ भाई कित्तूर में? रानी चन्नम्मा, ठीक है, रानी चन्नम्मा इसका राइट आंसर है भाई। विच स्टेट वॉज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1849 आफ्टर 2 प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, यार पढ़ा था ये, पंजाब है इसका। ठीक है। हु फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेग्लेक्ट, लॉर्ड डेलहौजी है इसका। ठीक है, मतलब धाए धाए एकदम, इतना क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सतारा तो सबसे पहले होने वाला था, झांसी सबसे लास्ट में, संबलपुर तीसरे नंबर पे था आई थिंक, मैसूर भी हुआ था, मैसूर नहीं हुआ था, तो मैसूर डी आंसर है इसका, इसका आंसर डी होगा दोस्तों। ऑन व्हाट ग्राउंड डिड लॉर्ड डेलहौजी अनेक्स अवध इन 1857, मिस गवर्नमेंट, ढूंढो मिस गवर्नमेंट कहाँ है, ये रहा मिस गवर्नमेंट सी। हु ट्रांसलेटेड द डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज इनटू इंग्लिश इन 1775, एन बी हॉलैंड, एन बी हॉलैंड। हिंदू लॉज यानी कि वो जो डाइजेस्ट जो 11 पंडितों ने मिलकर बनाया था, वो एन बी हॉलैंड ने ट्रांसलेट किया था। कैसा लगा दोस्तों ये चैप्टर आपका? तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है हो जाता है ख़त्म, और हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। बताइए दोस्तों, शुरू करें? कैसा लगा, कितना समय लगा भाई हमको एक चैप्टर को पढ़ने में, ज़रा देख लेते हैं। ये तो गलत हो रहा है यार, इसको कुछ तरीका और निकालना पड़ेगा, बहुत टाइम ले रहा है यार, क्योंकि यार फैक्ट्स बहुत हैं। देखो अब ये चैप्टर्स ऐसे आ गए हैं जिनमें फैक्ट्स बहुत हैं। चलो हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर्स में फैक्ट कम है उनको जल्दी निपटा दिया जाए 10-15 मिनट में। ठीक है, कोर टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। दीवानी किसको कहते थे? दीवानी बताइए किसको कहते थे भाई? इस चैप्टर का क्या नाम था? रूलिंग द कंट्री साइड, रूलिंग द कंट्री साइड इस चैप्टर का नाम था। दीवानी किसको कहते हैं बताइए? अरे दीवानी मस्तानी वाला दीवानी नहीं है ये, मतलब तुम लोग अलग डायरेक्शन मत निकाला करो। द लीगल राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्टर सिविल जस्टिस ग्रांटेड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1765 याद आ गया? ठीक है, लीगल राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्टर सिविल जस्टिस ग्रांटेड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है भाई। रियायत क्या होते थे? रियत क्या होते थे? रैयत क्या होते थे? अगर इसको हिंदी में पढ़ा जाता तो रैयत होता है, ये रैयत वर्ड इसलिए। अ पीजेंट और कल्टिवेटर हु टिल्ड द लैंड अंडर वेरियस कॉलोनियल रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, रैयत वो होते थे जो कि सच में ज़मीन पे खेती करते थे। महाल क्या होते थे? इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अ रेवेन्यू स्टेट विच कुड बी अ सिंगल विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, उसी को कहते हैं महाल। ठीक है, हिंदी में बता दूं? ठीक है भाई। दीवानी किसको कहते थे? दीवानी उसको कहते थे जिसमें हमको राइट मिलते हैं क्या करने के? टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू ज़मीन से रेवेन्यू कलेक्ट करने के, एडमिनिस्टर करने के, सिविल जस्टिस, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट हैं वो दीवानी के अंतर्गत मिले 1765 में। रैयत किसको कहते थे? रैयत पीजेंट होता था जो सच में खेती करता था। ठीक है, और महाल कौन होता था? ये या तो एक गांव होता था जिसपे खेती हो रही है जिसके अंतर्गत, या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था। ठीक है, प्लांटेज क्या होता था या प्लांटर क्या होता था? एन इंडिविजुअल ऑफ और यूरोपियन इंटरप्रेन्योर, एन इंडिविजुअल हु ओन्ड लार्ज स्टेट्स प्लांटेशन फॉर कैश क्रॉप कल्टिवेशन। तो क्या होता था कि आप लोगों को सबको पता है, इन लोगों ने जाके बताया कि इतना आप अगर वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो इतना % प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे स्टेट्स वगैरह में खेती करना शुरू किया। स्पेशली आप देखते हैं कि चाय वगैरह की खेती। तो जो स्टेट जो है किसके द्वारा ऑन किया जाता था? ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑन किया जाता था। उस तरह के लोगों क्या कहते हैं उसको? प्लांटेज या प्लांटर कहते थे। निज कल्टीवेशन क्या होता था? निज अ सिस्टम वेयर द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो ऑन लैंड्स दैट द डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ओन्ड और रेंटेड। अ सिस्टम, एक सिस्टम ऐसा जहाँ पे प्लांटर्स डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिगो को ऑन लैंड दैट आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ओन्ड और रेंटेड, जो या तो डायरेक्टली कंट्रोल थी पीजेंट्स के द्वारा या रेंट पे ली गई थी। मतलब उस पर वो किसी के लिए नहीं कर रहे थे, एक मजदूर के तौर पे काम नहीं कर रहे थे, ऑनर के तौर पे काम कर रहे थे, एक पीजेंट आज के किसान के तौर पे काम कर रहे थे। रेयत कल्टीवेशन क्या होता था? अ सिस्टम वेयर प्लांटर्स फोर्स्ड पीजेंट्स, ठीक है, प्लांटर्स क्या करते थे? पोस्ट करते थे रेयत्स को टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रो इंडिगो ऑन इट्स एटलीस्ट 25% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। रेयत कल्टीवेशन इसी को कहते थे भाई। ठीक है,
क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन पढ़ लेते हैं। 1765 में 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का राइट दिया। 1770 की अगर बात कर लेते हैं, अ डिवास्टेटिंग फेमाइन स्ट्राइक्स बंगाल, ठीक है। 1770 में एक बहुत भयंकर जो है फेमाइन बंगाल में देखने को मिलता है, जो कि लगभग 10 लाख लोगों की जान को हड़प जाता है। 1/3 ऑफ बंगाल की पॉपुलेशन खा जाता है। और बंगाल वो नहीं जो आज का बंगाल है, उस वक्त के बंगाल में आपका बांग्लादेश शामिल था, ससुरा मतलब आप समझिए कि पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला ऑलमोस्ट रीजन शामिल था, असम तक, ठीक है। और बिहार का भी कुछ पार्ट जो है शामिल था बंगाल के रीजन में, ठीक है। 1849 की बात कर ले, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया डायरेक्ट सेटलमेंट का, कल्टीवेशन इन साउदर्न इंडिया। अलेक्जेंडर रीड को आप जानते हैं, उसके रियत वाली स्टेट उसके लिए 1862 में द महालवारी सेटलमेंट कौन लेके आया? होल्ट मैकेंजी लेके आया। देख रहे हैं गाइस, एकदम फैक्ट है, सीधा पूछा जाता है, ठीक है। महलवारी सेटलमेंट को कौन लेके आया? होल्ट मैकेंजी लेके आया। इज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल। कहाँ पे? अभी एक सीधा क्वेश्चन आया था कि कहाँ कहाँ पे ये इंप्लीमेंट किए गए थे, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल में होल्ट मैकेंजी ने महालवारी लगाया, और अलेक्जेंडर रीड लेके आएंगे वो रेतवाली लेके आएंगे, अभी आएगा। 1820 में थॉमस मुनरो सिस्टमेटिकली रेतवाली सिस्टम को अक्रॉस साउथ इंडिया लेके आते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1859 का देख लेते हैं, मार्च का, ठीक है। 1859 मार्च, ठीक है। ब्लू रेबेलियन, इंडिगो रिवोल्ट ब्रेक आउट कर जाता है बंगाल में, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ रियत्स, ये आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि रियत्स जिनको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है उनको रियत्स कहते थे, इंडिगो बोने से मना कर देते हैं अपने खेत बाड़ी पे, ठीक है। 1860 की बात करें, इंडिगो कमीशन डिक्लेयर द इंडिगो प्लांटिंग सिस्टम ऑपरेसिव। जो इंडिगो कमीशन बना वो 1860 में क्या बनाता है? इंडिगो प्लांटेशन को ऑपरेसिव मान लेता है, लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ कल्टिवेशन इन बंगाल, ठीक है। की कॉन्सेप्ट कवर्ड इन द चैप्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना भाई? ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। द दीवानी एंड बंगाली इकोनॉमिक क्राइसिस बात कर लेते हैं। दीवानी राइट मिला 12 अगस्त 1765 में। कंपनी क्या बन गया? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया बंगाल का। इससे पहले कंपनी क्या था? ठीक है, वो इंपोर्ट कर रहा था गोल्ड और सिल्वर को, और यहाँ से चीज़ें खरीद रहा था, ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल्स के। उसके बाद पोस्ट दीवानी क्या हो गया? दी यूज लोकल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम बंगाल। जो बंगाल से ही वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, ससुरा बंगाल से ही कलेक्ट करने लगे, और उन्हीं से रेवेन्यू से वो चीज़ों को खरीदने लगे, ठीक है। और चीज़ों को खरीद के इंडिया में नहीं सेल कर रहे थे, उनको ले जा रहे थे इंग्लैंड। तो उससे क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत तगड़ा हो गया। इससे हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत तगड़ा हो गया था। बंगाल इकोनॉमी फेल इनटू डीप रिसेशन। अब आप एक बात बताइए, जो यहाँ बोया जा रहा है, जो काटा जा रहा है, ठीक है, जिसके एवज में पहले किसानों को पैसा मिलता था, अब ससुरा किसानों को अपनी उपज भी उनको देनी है, ठीक है, और क्या देना है? अपनी उपज भी किसानों को दे देनी है, और साथ में टैक्स भी देना है। आप समझ रहे? दोनों हाथों से किसानों को निचोड़ा जा रहा था, ठीक है। तो इससे हुई दिक्कत, इससे फिर डीप रिसेशन में इकोनॉमी चली गई, ठीक है। यहाँ के जो आर्टिजान्स थे वो एकदम डिजर्टेड हो गए, विलेज की तरफ गए, वहाँ पे जाके उनको खेती बाड़ी करनी, और वहाँ पे जाके भी अपनी चीज़ों को उनको फोर्स किया जाता था लो प्राइसेस पे बेचने के लिए। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, ठीक है। एग्रीकल्चर जितनी भी कल्टीवेशन थी वो कोलैप्स के दिखने लगे। तो इसी का रिजल्ट ये हुआ, देख रहे हो, 5 साल में ससुरा आ गया यहाँ पे क्या? 5 साल के अंदर फेमाइन ले आए ये लोग। कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा आप देख रहे हैं। इस बेल्ट की बेचारी किस्मत हमेशा से खराब रही है, ठीक है। 1/3 ऑफ बंगाल की जो पॉपुलेशन थी लगभग ख़त्म हो गई इस फेमाइन की वजह से, 1770 में जो फेमाइन आया, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट 2 में देख लेते हैं, 3 ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इस पे क्वेश्चन आते हैं गाइस, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। परमानेंट सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट कब आया? 1793 में आया। कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवेलिस लेके आया। द रेवेन्यू डिमांडेड वाज परमानेंटली फिक्स्ड, ठीक है। जो भी रेवेन्यू डिमांडेड था वो परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। लोकल राजा और ताल्लुकदार जो हैं वो जमींदार के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिए गए। देखो एक और लेयर जोड़ ली गई एक्सप्लोटेशन के लिए, ठीक है। इफ़ दे फेल टू पे देयर स्टेट्स वर ऑक्शन्ड। अब इनके ऊपर, जमींदार के ऊपर इन्होंने एक वो बिठा दिया डंडा
कि अगर तुम लोग नहीं पे कर पाओगे रेवेन्यू, अब तुम सजरा चमड़ी से निकालो किसानों की या जैसे भी निकालो, हमको इतना एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए, अगर तुम एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं दे पाओगे तुमको हम एक्स जमींदार बना देंगे फिर यहाँ के, ठीक है। तो ये सब चल रहा था उधर। फिर अब हम माहलवारी सिस्टम को देख लेते हैं। ये कब आया? 1822 में आया। 1882 में कौन लेके आया इसको? होल्ट मैकेंजी लेके आए हैं। नॉर्थ वेस्ट बंगाल में लागू किया गया। रेवेन्यू वॉज कैलकुलेटेड पर प्लॉट एडिड अप फॉर द इंटायर विलेज। तो पूरे गांव के लिए रेवेन्यू ऐड कर दिया जाता था पर प्लॉट के हिसाब से, एंड रिवाइज पीरियोडिकली। ये थोड़ा मतलब सही लगता है, लॉजिकल लगता है कि मतलब आप पीरियोडिकली इसको रिवाइज कर रहे हैं, गांव पे आ रहा है, किसी ने थोड़ा कम किसी ने ज़्यादा मिला के दे दिया। द विलेज हेडमैन कलेक्टेड द रेवेन्यू। अब कर दिया गड़बड़ यहीं पे, चलिए ठीक है, अगर कोई शांत आदमी है, सही आदमी है तो हो सकता है अच्छा कर दे। अब रेवतवारी सेटलमेंट देख लेते हैं। रेवतवारी सेटलमेंट की क्या थे? अलेक्जेंडर रीड इसको लेके आया, मैं बता रहा था ना ये लेके आएंगे, ठीक है, रेवतवारी, और थॉमस मुनरो इनके साथ थे। अप्लाइड इन साउथ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल इसी पे क्वेश्चन बन रहा है, ये बहुत बारी पूछ लिया गया है इसलिए, ठीक है। तो साउथ इंडिया में अप्लाई हुआ ये, कौन सा? रेतवारी। सेटलमेंट्स वर मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर। चलो अपनी गलतियों से सीख तो रहे हैं। तो डायरेक्टली किसान से होता था। फील्ड्स वर सर्वेड, जो खेत थे उनको सर्वे किया जाता था, असेस्ड किया जाता था इंडिविजुअल लेवल पर, उसके बाद में फिक्स होता था रेवेन्यू। तो सबसे बेहतर रेवतवारी मैं मान के चल सकता हूँ, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप्स और इंडिगो क्रॉप्स, चलिए इनकी भी कहानी समझ लेते हैं। द ब्रिटिश फोर्स इंडियन पीजेंट्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स फॉर यूरोपियन इंडस्ट्रीज सच एज टी इन असम, वीट इन पंजाब एंड इंडिगो इन बंगाल। ये याद रख लेना भाई तीनों, है ना। तो चाय कहाँ बोई जा रही थी? असम में। गेहूँ कहाँ बोया जा रहा था? पंजाब में। और नील की खेती कहाँ की जा रही थी? बंगाल में। और ये फोर्सफुली हो रही थी ज़्यादातर चीज़ें भाई, ठीक है। निज वर्सेस रियत डिस्कस कर लेते हैं। इन निज कल्टीवेशन प्लांटर्स स्ट्रगल टू फाइंड लार्ज फर्टाइल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड मोबिलाइज लेबर। तो प्लांटर्स कोशिश करते थे कि ऐसी ट्रैक्ट्स हमको मिल जाए, क्योंकि ये सब बट गए थे, ठीक है। इन रेतवारी क्या होता था? इन रेतवारी कल्टीवेशन प्लांटर्स ट्रैप्ड पीजेंट्स इन अ साइकिल ऑफ डेप्ट बाय ऑफरिंग एडवांस कैश लोन्स, ठीक है। और रेतवारी में क्या करते थे कि वहाँ पे तो इनके मजदूर के तौर पे, निज में इनके मजदूर के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको ले जाके जाना पड़ता था, ठीक है। इनके लिए फर्टाइल ट्रैक्ट ढूंढने पड़ते थे और मतलब सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। रेतवारी में क्या होता था कि ये एडवांस पैसा ऑफर करते थे और किसान उसमें फंस जाता था। जैसे ही फंस जाता था किसान, फिर उनसे जो चाहें वो करवाते थे ये लोग। जैसे इंडिगो हैड वेरी डीप रूट्स विच कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड द सॉइल्स फर्टिलिटी, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू ग्रो राइस ऑन द सेम लैंड आफ्टरवर्ड, ठीक है। तो इन्होंने तो अपना नील उगवा लिया, उसके बाद में ससुरा क्या, उसके बाद में चाहे तुम भूखा मरो, ठीक है। देख रहे हैं ना भाई, समझ रहे हो ना दोस्तों। चलो द ब्लू रेबेलियन की बात कर लेते हैं। 1859 की बात कर लेते हैं। 1859 में द ब्लू रेबेलियन, यानी कि रेयत जो थे बंगाल के, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये इन्होंने फैक्ट्रीज जला दी, रिफ्यूज टू पे रेंट हो गया, ठीक है, और फोर्स कर दिया गवर्नमेंट टू सेटअप ए इंडिगो कमीशन। यही होता है भाई जब एक हो जाता है जनता जनार्दन, ठीक है भाई। जनता जनार्दन से ही सब कुछ है। और आप समझिए कि जो 1% लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं जनता जनार्दन को, ये तब तक एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं जब तक जनता जनार्दन एक ना हो जाए, ठीक है। और जनता जनार्दन में से ही कुछ बिचौलियों को इस्तेमाल करके, विच डिक्लेयर द सिस्टम एब्यूसिव एंड रूल्ड दैट रियल्स कुड रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो इन फ्यूचर, ठीक है। और कमीशन क्या लेके आया? इन्होंने इसको अब्यूसिव बताया और बताया कि रियत चाहे तो मना कर सकता है। फैक्चुअल वन लाइनर्स पढ़ लेते हैं, 4th पॉइंट हमारा इसका। बताओ मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? आ रहा है ना? ठीक, पढ़ते रहो फिर। रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। ये याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार। रॉबर्ट क्लाइव को कब मिला दीवानी ऑफ बंगाल? 1765 में मिला। किससे मिला? शाह आलम द्वितीय से मिला। कहाँ का मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ठीक है। प्रायर टू 1765 कंपनी परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ये पढ़ लिया हमने कई बारी। द फेमाइन ऑफ 1770 किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, ठीक है। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार। ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है मिलान कराने में कई बारी, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है ना, ग्रे एरियाज में भाई, कितना याद रखेगा यार, इतना बड़ा सिलेबस आदमी, ठीक है। द परमानेंट सेटलमेंट फेल्ड टू इनकरेज जमींदार्स, ठीक है। परमानेंट जो सेटलमेंट था वो फेल्ड कर जाता है इनकरेज जमींदार टू इन्वेस्ट इन लैंड इम्प्रूवमेंट बिकॉज द इनिशियल रेवेन्यू डिमांड वॉज सेट एक्सेप्शनली हाई। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था? फेल्ड टू इनकरेज जमींदार टू इन्वेस्ट इन लैंड इम्प्रूवमेंट बिकॉज द इनिशियल रेवेन्यू डिमांड वॉज सेट एक्सेप्शनली हाई। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि उनको पता है एक ना एक दिन हमसे ले ली जाएगी, तो क्यों ही इन्वेस्ट करना है शुरू में,
ठीक है। द वर्ड महाल इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म रेफर्स टू द रेवेन्यू स्टेट, ठीक है, या वो सिंगल विलेज हो सकती थी या विलेज का ग्रुप हो सकता था। द रैयत वाली सिस्टम वॉज फर्स्ट ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय अलेक्जेंडर रीड एंड लेटर एक्सपेंडेड बाय थॉमस मुनरो, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। द ब्रिटिश फोर्स द कल्टिवेशन ऑफ जूट इन बंगाल एंड टी इन असम, तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया जूट बोने के लिए बंगाल में और टी बोने के लिए असम में, ठीक है। विलियम मॉरिस, यार तेज़ तो नहीं हो रहा ना बहुत, यार बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को इतनी बार वो किया है ना एक्सटेंसिवली, ठीक है। विलियम मॉरिस की बात कर लेते हैं। फेमस 19th सेंचुरी इंग्लिश डिज़ाइनर हैं ये। यूज्ड इंडिगो टू डाई हिज आइकॉनिक फ्लोरल प्रिंट्स। देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। विलियम मॉरिस क्या है, 19th सेंचुरी में इंग्लिश डिज़ाइनर थे जो कि इंडिगो को यूज करते हैं डाई करने के लिए अपने फ्लोरल प्रिंट्स को, आइकॉनिक। यूरोपियन प्लांटर्स वुड वॉज यूज बाई वेस्टर्न क्लॉथ मेकर्स एज अ चीपर अल्टरनेटिव टू इंडिगो। यूरोपियन प्लांट वुड, ठीक है। अंडर द रैयत सिस्टम प्लांटर्स गेव कैश एडवांस टू रैयत्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू ग्रो इंडिगो, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। द ब्लू रेबेलियन कब हुआ, 1859 में बंगाल में। लठियाल्स वर द स्ट्रॉन्ग लाठी वेल्डिंग पीपल्स मसल मेंटेड बाय द इंडिगो प्लांटर्स टू टेरराइज पीजेंट्स, तो जो प्लांटर्स होते थे वो कुछ लोगों को लठियाल्स के तौर पर रख रहे होते थे जिनका काम होता था जो है प्लांटर्स के लिए मजदूरी करना और पीजेंट्स को डरा के रखना। Following the collapse of indigo trade in Bengal, planters shifted their operation in बिहार। देख रहे हैं जैसे बंगाल में डांट पड़ी कमीशन के द्वारा तो सोचो तो बिहार में आ गए। भाई कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है अमीर आदमी गरीब को एक्सप्लॉइट करने का, ठीक है। महात्मा गांधी फर्स्ट विजिट टू चंपारण इन 1917 वॉज प्रॉम्प्टेड बाय द प्लाइट ऑफ लोकल इंडिगो फार्मर्स। देखिए वहाँ पे परेशान किए लोगों को, अब यहाँ आ गए तो यहाँ पे परेशान किए तो यहाँ पे हमारे माननीय आदरणीय महात्मा गांधी जी को पहुंचना पड़ा। इंडिगो कुड ओनली बी ग्रोन ऑन अ हाईली फर्टाइल लैंड विच वॉज ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। द इंडिगो कमीशन ऑफ 1860s वॉज comprised ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु अल्टीमेटली ब्लेम्ड द प्लांटर्स फॉर द वायलेंस, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है इसमें। अंडर द रैयत सिस्टम पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड सत्ता, ठीक है। तो सत्ता आज के वक्त में जो बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे कि वो सट्टा किसको कहते हैं। जैसे मतलब जो टेंट वाला होता है, एक गाना भी है, सट्टा का पैसा बिहान दियो, ठीक है। मतलब जितने में तय हुआ होता है, ठीक है। जो बिहार के लोग ये ऑर्केस्ट्रा पे नचनियाँ नचाते हैं उससे उनका सट्टा होता है कि इतने में नचाएंगे, इतने में आपको पैसा पे करेंगे। वो परफॉर्म करते हैं, आते हैं, ये लोग परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसका जो पैसा है दे देते हैं, उसी को सट्टा कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट मनी एक तरह से। पीजेंट्स हु टुक लोन्स हैड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ लैंड अंडर देयर होल्डिंग्स, ठीक है। जो भी किसान पैसा लेते थे उनको लगभग अपने 25% ज़मीन पर जो है इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। द फ्रेंच कॉलोनीज इन कैरेबियन लाइक सेंट डोमिगो ऑल्सो विटनेस मेजर स्लेव रेबेलियंस ओवर इंडिगो एंड शुगर प्लांटेशन इन 1791। ये हमारा वो वाला फेज हो गया कि दूसरी दुनिया में क्या हो रहा था। ठीक है भाई, हॉट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिगो हैड डीप रूट्स, तो ये इंडिगो सॉइल डिलेमा क्या था, डीप रूट्स, इतने डीप रूट्स होते थे जो कि सॉइल की जो न्यूट्रेंट क्षमता थी, यानी सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता थी उसको एकदम एग्जॉस्ट कर देते थे। उससे क्या होता था, वंस इंडिगो वॉज हार्वेस्टेड द लैंड कुड नॉट बी यूज टू कल्टिवेट फूड क्रॉप्स लाइक राइस लीडिंग टू लोकलाइज्ड फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि कल्टिवेट जैसे फूड क्रॉप्स जैसे कि चावल वगैरह को बो पानी की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती थी। शिफ्ट ऑफ इंडिगो टू बिहार, व्हेन द रेबेलियंस पैरालाइज बंगाल से इंडिगो का प्रोडक्शन, जब बंगाल में उनके खिलाफ रेबेलियन हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल से उठ के वो चले गए कहाँ पे, प्लांटर्स यूटिलाइज न्यू सिंथेटिक डाइज बट शिफ्टेड फिजिकल ऑपरेशंस टू बिहार, सेटलिंग द स्टेज ऑफ गांधीज इंटरवेंशन इन चंपारण, जिसकी वजह से आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को 1917 में इंटरवेंट करना पड़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों।
चलिए भाई रटवा दूंगा, रटवा सारी चीज़ें। परमानेंट सेटलमेंट देख लेते हैं 1793। भाई किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतना तगड़ा थियोरेटिकल अगर आपको कहीं कंटेंट दिया जा रहा हो तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। बताइए 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लेके आए? परमानेंट सेटलमेंट लेके आए। माहलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की गई 1822 में। कौन? लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी लेके आए। रैयतवारी से के पायनियर कौन थे? थॉमस मुनरो, जिन्होंने साहित्य में बना। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ? 1859 बंगाल में। ठीक है। इंडिगो कमीशन कब बना? 1860 में। प्लांटर्स वर हेल्ड गिल्टी फॉर कोहेजन। ठीक है, उनकी गंदी हरकतों के लिए उनको गिल्टी पाया गया। मेमोरी ट्रिक्स देख लेते हैं। रेवेन्यू सिस्टम मैनोमिक्स जो है पीएमआर देखिए, प्लीज़ मेक रेवेन्यू। प्लीज़ मेक रेवेन्यू से क्या है? प्लीज़ से परमानेंट, कॉर्नवालिस हो गया इसका। ठीक है। मेक से महालवारी, महालवारी का मैकेंजी हो गया। आर से रेवेन्यू से रियतवारी जो कि मुनरो हो गया। महाल मैकेंजी कनेक्शन, महाल मैकेंजी कनेक्शन बोथ स्टार्ट विद एम। महालवारी वाज डिजाइंड बाय हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है दोस्तों, भाई देने की तो मतलब वन लाइनर्स और देख लेते हैं क्या क्या शब्द हैं ऐसे। एक फैक्ट नहीं छूटेगा इस चैप्टर का, आप बता दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी एनसीईआरटी। वाट किसको कहते हैं? अ लार्ज स्टोरेज वेसल और होल्डिंग टैंक होता था यूज बाय इंडिगो मैन्युफैक्चरर्स टू फॉर्म एंड सेटल द डाई लिक्विड। ठीक है, एक लार्ज वेसल होता था, एक लार्ज होल्डिंग टैंक जैसा होता था जिसमें कि इंडिगो मैन्युफैक्चर के लिए जो फर्मेंट की जाती थी क्या नील, उसको रखा जाता था, उसी को कहते हैं वाट। सट्टा क्या होता है? अफॉर्मल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता था। ठीक है, और एग्रीमेंट होता था जो कि आजकल बिहार के लोग करते हैं टेंट वाले बाबू से और जो है उससे आर्केस्ट्रा वाली मैडम से। ठीक है, पर फोकस्ड इनटू साइनिंग बाय द प्लांटर्स। ठीक है। गोमस्ताज क्या होते थे? गोमस्ताज क्या होते हैं? एजेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे इंडिगो प्लांटर्स के, अपॉइंटेड टू कलेक्ट रेंट एंड इंस्पेक्ट कल्टीवेशन। ठीक है, गोमस्ताज जो होते थे एक तरह से इनके दलाल होते थे अंग्रेजों के, जो क्या करते थे? प्लांटर्स की तरफ से होते थे, पीजेंट्स के ऊपर लठियत होते थे ये। बीघा क्या होता था? अ ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट इन इंडिया विच वेरिड इन साइज बिफोर ब्रिटिश स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, आज भी बीघा यूज होता है हमारे देश में, आप जानते हैं। ठीक है भाई, कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम देख लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। रेवेन्यू फिक्स था, पेड वाया जमींदार से होता था। महलवारी सेटलमेंट देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में था। रेवेन्यू रिवाइज किया जाता था इसमें पीरियोडिकली, पेड वाया विलेज हेडमैन होता था। रैयतवारी क्या था? साउथ और वेस्ट इंडिया में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना भाई, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, साउथ वेस्ट इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये रेवेन्यू रिवाइज होता था, पेड डायरेक्टली बाय रेयत्स होते थे ये लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब कंपेरिजन टेबल पे आ जाइए, मतलब रटवा दिया जाएगा दोस्तों, रटवा दिया जाएगा। ठीक है, लैंड रेवेन्यू की लैंड ओनरशिप की बात कर लेते हैं। निज में किसके पास होती है? लैंड वाज डायरेक्टली ओन्ड और रेंटेड बाय द प्लांटर्स। इसमें लैंड बिलोंग टू द इंडिविजुअल रेयत। ठीक है, रेयत वाली कल्टिवेशन। लेबर एंड इक्विपमेंट, प्लांटर्स हैड टू परचेज एंड मेंटेन हिज ओन प्लॉज, ब्लॉक्स एंड हायर्ड। तो जो नीज कल्टिवेशन होती थी उसमें जो प्लांटर्स होते थे उनको अपनी सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती थी, चाहे वो हल हों, बैल हों, या फिर कुछ भी हायर लेबर भी होती थी, उन्हीं की अपनी हायर लेबर होती थी। इसमें जो है प्लॉज एंड लेबर्स वर प्रोवाइडेड बाय द रैयत अंडर द फोर्स कॉन्ट्रैक्ट। प्राइमरी चैलेंज क्या था इसमें? इसमें मोबिलाइजिंग मैसिव लेबर एंड ब्लॉक्स ड्यूरिंग द बिजी राइस सोइंग सीजन इज अ डिफिकल्ट टास्क। नीज कल्टिवेशन का पीजेंट्स वर ट्रैप्ड इन अ परमानेंट साइकिल ऑफ डेब्ट फ्रॉम एडवांस लोन्स। मज़ा आ रहा है ना? चलिए 30 क्वेश्चन है पूरे, एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा दोबारा। ऑन विच डेट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली अपॉइंटेड एज द दीवानी ऑफ बंगाल? 12 मार्च। ढूंढो कहाँ है 12 मार्च ससुर। ठीक है, हैं 12 अगस्त, ये 12 मार्च था कि? ठीक है 12 अगस्त होगा, मैं भूल गया हूँ, सॉरी। ठीक है 12 अगस्त 1765। ठीक है। हु वॉज द मुगल एम्पर हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? दीवानी ऑफ बंगाल किसने दिया था? दीवानी ऑफ बंगाल किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय। बी। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल डाइड इन द बंगाल फेमाइन? 1710, 10 मिलियन लोग। ठीक है, 3 हो गए। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन था गवर्नर जनरल उस वक्त में जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया? ये तो पढ़ लिया, कौन लेके आया?
ठीक है, बताइए भाई। इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस है भाई। परमानेंट सेटलमेंट कब आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट हु वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार? जमींदार कौन होते थे बताओ भाई? विलेज हेडमैन होते थे? नहीं, ये रियातवारी में थे। पीजेंट कल्टिवेटर्स? नहीं। राजा एंड तालुकदार? हाँ, ये सी होता था भाई इनका। ठीक है, मजा आ रहा है? पढ़ो भाई। 6th क्वेश्चन देखो क्या है। वाई डिड द जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू अंडर द परमानेंट सेटलमेंट? क्यों जमींदार फेल कर जाते थे परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत अपना रेवेन्यू पे करने में? क्या था इसका रीजन? द रेवेन्यू डिमांड वॉज सेट बाय वेरी लो? नहीं, गलत है। द रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड एक्सेप्शनली हाई एंड वॉज फ्लेक्सिबल एंड वॉज इनफ्लेक्सिबल? हाँ, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, बी सही है इसका। ठीक है। द महालवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? महालवारी जो सिस्टम था वो किस रीजन में लागू किया गया था? बताओ। आ गया ना क्वेश्चन, बोला था ना मैंने। क्या मद्रास में था? नहीं। बॉम्बे में था? नहीं। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में था? बंगाल प्रेसिडेंट्री, ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंट्री। तो सी है इसका आंसर भाई। ठीक है, महालवारी की बात करें। आ जाओ 8th पे आ जाओ। हु डिवाइज द महालवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू? ठीक है, महालवारी जो सिस्टम है वो किसने, कौन लेके आया उसको? तो ये महालवारी से डबल एम का कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा है, तो होल्ट मैकेंजी हो गया। ठीक है, होल्ट मैकेंजी हो गया दोस्तों। इन महालवारी सिस्टम में कौन जो है रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू कलेक्शन एंड पेइंग इट टू द कंपनी? कौन था महालवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था और फिर कंपनी को पे करता था? बताओ भाई। 9th का सी है, द विलेज हेडमैन। ठीक है। द रेयतवारी सिस्टम वॉज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस साउथ इंडिया बाय? रेयतवारी सिस्टम जो है किसने डेवलप किया और इम्प्लीमेंट किया साउथ इंडिया में? बताओ भाई जल्दी से। भाई थॉमस मुनरो ने किया ना। रीड ने इसको एक्सपेरिमेंट किया, थॉमस मुनरो ने इम्प्लीमेंट किया। वाई डिड थॉमस मुनरो चूज टू सेटल रेवेन्यू डायरेक्टली विद द रेयर्स रादर देन जमींदार? अब ये आपने नहीं पढ़ा, इसका जवाब देके बताइए आप। देखते हैं कितना आपने पढ़ा। साउथ इंडिया हैड नॉट ट्रेडिशनल जमींदार्स, क्या ये कारण था? द जमींदार्स ऑफ द साउथ वेंट ऑन स्ट्राइक? नहीं, ये गलत था। ही वेंट टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ लोकल राजाज? ये भी गलत था। द रेयर्स डिमांडेड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन? यही था इसका ए। ये एक सही जवाब बनता है, हालांकि इसका रीजन और भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप्स डिड द ब्रिटिश फोर्स पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन असम? बताओ भाई, असम में किस खेती को बोने के लिए किया गया था? टी। असम की टी चाय मशहूर है। वाई वॉज इंडियन इंडिगो इन? कभी कभी ना बहुत स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट और उसके साथ जाना चाहिए तो सही हो जाती हैं चीज़ें। वाई वॉज इंडियन इंडिगो इन हाई डिमांड इन यूरोप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी? क्यों थे भाई बताओ? इट प्रोड्यूसेस अ रिच डीप ब्लू कलर अनलाइक द डल ब्लू ऑफ वॉइड? बी है इसका आंसर ना। इट वॉज वेरी चीप कंपेयर, नहीं ये नहीं है। इट प्रोड्यूसर रिच, ठीक है, बी है इसका आंसर भाई। ठीक है भाई। 14th बाजो। विच प्लांट वॉज यूज बाई यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ इंडिगो? बताओ भाई। इंडिगो के सब्सटीट्यूट के तौर पे इंडिगो के की जगह पे कौन सा और दूसरा जो है प्लांट जो है यूज किया गया? जल्दी बता दो भाई। वोड। ठीक है, वोड यूज किया। इन निच कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो व्हाट वाज द प्राइमरी कंस्ट्रेंट फेस्ड बाय द प्लांटर्स? प्राइमरी जो चैलेंज था वो क्या था निच कल्टिवेशन के अंतर्गत? पेजेंट्स रिफ्यूज टू टेक लोन्स? नहीं, ये गलत था, इसमें लोन की बात ही नहीं थी। इट वाज डिफिकल्ट टू एक्वायर लार्ज कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स ऑफ फर्टाइल लैंड एंड, हाँ यही है इसका बी आंसर है भाई इसका। ठीक है। 16th पे आ जाओ भाई, अभी भी हमारे 50% क्वेश्चंस बचे हैं। हाउ मेनी प्लॉज वर रिक्वायर्ड फॉर अ प्लांटर ऑनिंग 1000 बीघास ऑफ लैंड अंडर नीच कल्टिवेशन? कितने लगभग हल चाहिए थे अगर 1000 एकड़ है तो? सी 2000। ठीक है। अंडर द रेयत सिस्टम व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैंड वर द रेयर्स फोर्स टू डेडिकेट टू इंडिगो? मतलब रेयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत कितनी भूमि भूभाग पे उनको जो है नील की खेती करनी पड़ती थी? बताओ। तो ये 25% था ना, हमने पढ़ा है इसका तो। ठीक। व्हाट वाज द रिटर्न एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द रेयर्स कॉल्ड? रिटर्न एग्रीमेंट जो ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे समझा दिया, इसको नहीं बोलेगा और सट्टा। ठीक है। वाई डिड पीजेंट्स इनिशियली एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रेयत सिस्टम? वाई डिड पीजेंट्स इनिशियली एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेयत सिस्टम? क्यों शुरू में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था? दी वर टेम्प्टेड बाय द इमीडिएट कैश एडवांस ना, तो इमीडिएटली उनको कैश अगर ऑफर करेंगे तो उस वक्त में फंस गए थे, लो इंटरेस्ट पे मिल रहा था, तो बी है इसका आंसर। ठीक है भाई।
इन विच मंथ एंड ईयर डिड द हिस्टोरिक ब्लू रेबेलियन ब्रेक आउट इन बंगाल? बताओ भाई, ब्लू रेबेलियन यानी नील क्रांति कब हुई? नील की क्रांति कब हुई भाई? मार्च 1859 में हुआ है। एक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ नहीं एक्सप्लेन करने लायक। हु आर द लथियाज? लथियाज कौन थे? विलेज टैक्स कलेक्टर्स, गलत। पीजेंट्स, लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, गलत। लाठी वेल्डिंग वेसल्स, मसलमैन एम्प्लॉयड बाय द इंडिगो प्लांटर्स, ये सही है। ठीक है। द गोमस्ताज वर एजेंट अपॉइंटेड बाय होम? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जमींदार्स, इंडिगोस, रियत्स, नहीं, इसका द इंडिगो प्लांटर्स होगा। 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 23rd, विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इंडिगो कल्टिवेशन सिस्टम? ठीक है, इसका सी है, इंडिगो कमीशन। वट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द इंडिगो कमीशन ऑफ 1816? द प्लांटर्स वर क्रिटिसाइज्ड एंड द सिस्टम वॉज डिक्लेयर्ड ऑपरेसिव एंड अनप्रॉफिटेबल फॉर द ट्रेडर्स। सी सही है इसका भाई। ठीक है। फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ इंडिगो इन बंगाल वेयर डिड द प्लांटर्स शिफ्ट देयर ऑपरेशंस? बताओ भाई, बिहार आ गए थे ना वो लोग। ठीक है। महात्मा गांधी फेमस चंपारण मूवमेंट ऑफ 1917 was directed against exploitation of peasants by indigo planters in Bihar. सी आंसर है इसका। अब बीघा इज अ ट्रेडिशनल इंडियन यूनिट ऑफ वेट, नहीं। करेंसी, नहीं। लैंड ऑफ एरिया, सही है। सी आंसर है इसका भी। ठीक है। 28th, विच यूरोपियन कॉलोनी इन द कैरेबियन विटनेस अ मेजर स्लेव रेबेलियन इन 1791 डिसरप्टिंग ग्लोबल इंडिगो सप्लाई? सेंट डोमिंगो। Who designed the famous cotton prints in late 19th century England using indigo? विलियम मॉरिस है इसका जवाब भाई। विलियम मॉरिस है। Who designed the famous cotton prints? ठीक है। अरे वो बताया नहीं था, फेमस आइकॉनिक उन्होंने वो बनाया था जो। Why was indigo preferred over wood by the European dyers? Indigo gave a rich, vibrant blue whereas wood produced a pale, dull blue. बी आंसर हो गया इसका दोस्तों। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 3 भी ख़त्म हो जाता है। अब हम चैप्टर 4 पे पहुंच गए हैं दोस्तों। तो बताओ दोस्तों, कैसा चल रहा है मामला? समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है? यार ये तो हमने जल्दी निपटा लिया भाई, है ना? ये जल्दी निपटा लिया। हम कोशिश करते हैं चैप्टर 4 को इससे भी जल्दी निपटाएं, है ना? एक मैं ज़रा सा पानी पी लूँ। हाँ, चैप्टर 4 पे आ जाते हैं दोस्तों। इसका नाम क्या है? ट्राइबल्स, डिकूज एंड विजन ऑफ द गोल्डन एज। ठीक है। देखो, इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वही है ना कि जो हमको रिवाइज करना है जल्दी जल्दी। डिकूज क्या होता है? ये एक जेनरिक ट्राइबल टर्म थी जो कि यूज की जाती थी डिस्क्राइब एक्सप्लोटेटिव आउटसाइडर्स, जो कि बाहर के लोगों के लिए, जो कि उनका एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती थी, इंक्लूडिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। झूम कल्टीवेशन क्या थी भाई? ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वियर स्मॉल फॉरेस्ट पेचेस आर क्लियर्ड, जहाँ पे स्मॉल फॉरेस्ट पेच जो थे वो क्लियर किए जाते थे, बर्न किए जाते थे फॉर फार्मिंग, देन लेफ्ट फैलो टू रिकवर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। फैलो क्या होता है? अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉर सेवरल सीजन्स सो दैट द सॉइल नेचुरली रिगेन्स इट्स ऑर्गेनिक फर्टाइलिटी। सतयुग क्या होता है भाई? द मिथिकल गोल्डन एज और एज ऑफ ट्रूथ, क्लीन लिविंग एंड सेल्फ गवर्नेंस इन्विजन बाय द बिरसा मुंडा। ये इसी की बात हो रही है वहाँ पे, गोल्डन एज की, जो इसके चैप्टर की है उसमें दिया गया है नाम में। उलगुलून क्या होते थे भाई? उलगुलून किनको कहते थे? उलगुलून क्या होते थे? ये द ग्रेट तुमलुत होते थे। द लोकल टर्म फॉर द इंटेंस मुंडा रिवेलियन लेड बाय द बिरसा मुंडा। ये एक लोकल शब्द था उलगुलून, जो कि इंटेंस मुंडा रिवेलियन के लिए इस्तेमाल होती थी। द ग्रेट तुमलुत। बेगार क्या था भाई? फोर्स लेबर होता था, ये तो आज हम जानते हैं। वे जहाँ पे लोकल जो विलेजर्स थे और ट्राइबल्स थे,
ठीक है, काम करने के लिए फोर्स किए जाते थे बिगर किसी वेतन या भत्ते के। ठीक है दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन पढ़ लेते हैं दोस्तों। 1831 से 1832 की अगर बात करें तो कोल रेबेलियन ब्रेकआउट करते हैं। कहाँ पे? ये सेंट्रल इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसी। 1855 में देखेंगे तो संथाल रेबेलियन इरप्ट कर जाते हैं। कहाँ पे? राजमहल में, राजमहल हिल्स में, अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू। देख रहे हैं, फैक्ट सीधा उठा लो। 1865 की अगर बात करें तो फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इज पास्ड असर्टिंग स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब यहाँ से बवाल शुरू होता है। 1865 में पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया जिसमें स्टेट को मालिक बता दिया गया किसका? फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, और उनका पूरी तरह से उस पर कंट्रोल था। 1875 में क्या आया? बर्थ ऑफ बिरसा मुंडा इन द फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर, मॉडर्न झारखंड होता है। मॉडर्न झारखंड छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का जन्म होता है 1875 में। 1878 की बात करें द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 कैटेगराइज फॉरेस्ट क्रिएटिंग रिजर्व फॉरेस्ट वेयर ट्राइबल्स आर बैंड। देख रहे हैं, ट्राइबल्स को बैन कर दे रहे हैं भाई साहब। ठीक है, 1878 में फॉरेस्ट एक्ट आते हैं जिसके अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में कुछ फॉरेस्ट को रख दिया गया जहाँ पे ट्राइबल्स के जाने पे बैन लगा दिया गया एकदम। फिर 1895 देख लेते हैं। बिरसा मुंडा अर्जेस हिज फेलोज टू रिफॉर्म ट्राइबल सोसाइटी। बिरसा मुंडा ने अपने जो साथी से ट्राइबल साथी थे उनको ये अर्ज किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ट्राइबल सोसाइटी को जो है क्या कीजिए, रिफॉर्म कीजिए और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को रिजेक्ट करिए और अपने गोल्डन एज की तरफ बढ़िए। ठीक है, अपने समाज के गोल्डन एज की तरफ बढ़िए। 1895 अगस्त की अगर बात कर लेते हैं तो क्या हो रहा है इस वक्त में? ब्रिटिश अथॉरिटीज़ अरेस्ट बिरसा मुंडा ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग। 1895। 1897 की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा इज़ रिलीज फ्रॉम प्रिजन एंड बिगिंस ऑर्गेनाइजिंग आर्म्ड मुंडा रेजिस्टेंस। तो 1897 से इन्होंने आर्म्ड मुंडा रेजिस्टेंस की शुरुआत की। लगभग 1900 की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा डाइज फॉर क्लोरिया इन रांची जेल एंडिंग द एक्टिव फेज ऑफ उलगुलून। तो उलगुलून की एक्टिव फेज के एंड कब होता है? जब क्लोरिया से कौन मर जाते हैं? बिरसा मुंडा जी मर जाते हैं। 1910 की अगर बात कर लेते हैं तो ये बस्तर रेबेलियन इरप्ट कर जाते हैं सेंट्रल इंडिया में 1910 में। 1940 की अगर बात कर लें तो वर्ली रिवोल्ट हो जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना भाई। 1910 में बस्तर, 1940 में वर्ली रिवोल्ट। बहुत लेट हो गया इनके लिए आते आते। की कॉन्सेप्ट अब डिस्कस कर लेते हैं इसमें। क्या क्या की कॉन्सेप्ट है बताओ भाई, क्या क्या की कॉन्सेप्ट है इसमें? द ट्राइबल लाइवलीहुड्स बिफोर कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के आने से पहले ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपने हारमोनी में जी रही थी, नेचर से मज़े ले रही थी। ठीक है, और अपनी उसकी जो है अपने कल्चर को फॉलो कर रही थी। झूम कल्टीवेशन कर रहे थे ये लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अपने छोटे छोटे से पैचेस को क्लियर करते थे, उनको जलाते थे, उस पर जो है बीज बोते थे और ये पोटास रिच हो जाती थी सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई, है ना। और एक बार खेती करते थे फिर आगे मूव कर जाते थे। ठीक, ये इनका चल रहा था अपना झूम कल्चर। हंटर्स एंड गैदरर्स की ज़िंदगी जी रहे थे। कम्युनिटीज लाइक खोन्स ऑफ उड़ीसा लिव्ड बाय गैदरिंग वाइल्ड fruits, roots and hunting forest animals. They relied on local trees like साल एंड महुआ। ठीक है, ये इनके जीवन में अपना चल रहा था। पेस्ट्रोलिस्ट होते थे, नोमैडिक हेडर्स होते थे, अपने कैटल्स, अपने जीव जंतुओं के साथ में, जिसमें भेड़ बकरियों के साथ में एक जगह से वन गुज्जर्स और गद्दीज। इस पर भी बकरवाल, इस पर सवाल आया है अभी, स्टेट वाइज इनको मैच करवाया गया है अभी किसी स्टेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये क्या होते थे? सेटल्ड कल्टीवेटर्स धीरे धीरे बने। सेटल्ड कल्टीवेटर्स में कौन थे? गोंड थे, संताल थे और मुंडास थे। ठीक है, ये क्या करते थे? इन्होंने साल दर साल के लिए अपनी लैंड्स को फिक्स करते थे। और ब्रिटिश व्यूड सेटलर ट्राइबल्स एज ए सिविलाइज्ड एंड नोमैडिक वंस एज ए वाइल्ड। इनको क्या ही लेना देना था, इनको तो छोड़ दिए होते कम से कम ससुर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द फॉरेस्ट एक्ट्स एंड द ट्राइबल क्राइसिस। अब आते हैं फॉरेस्ट एक्ट, और इन्होंने ज़िंदगी को इनकी करना शुरू किया बर्बाद। ठीक है, ब्रिटिश वांटेड टिम्बर टू बिल्ड रेलवे। इनको चाहिए था टिम्बर, किस चीज़ के लिए? रेलवे के लिए। ठीक है,
मतलब पहले स्लीपर्स जो थे वो उनके बनते थे, लोहे के नहीं बनते थे। और रॉयल नेवी शिप बनाने के लिए इनको चाहिए था टिम्बर। दे डिक्लेयर ऑल फॉरेस्ट स्टेट प्रॉपर्टी, इसीलिए इन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया किसको, फॉरेस्ट को, ठीक है। और एक रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी ले आए, ठीक है, जहाँ पर ट्राइबल्स एकदम बैन थे जाने, ठीक है, और हंटिंग नहीं कर सकते थे, गैदरिंग नहीं कर सकते थे, फार्मिंग नहीं कर सकते। ये एक मैसिव शॉर्टेज ऑफ लेबर फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके लिए हो गया, ठीक है। टू सॉल्व दिस द ब्रिटिश क्रिएटेड फॉरेस्ट विलेज, ठीक है, इन्होंने फॉरेस्ट विलेज नाम का एक कॉन्सेप्ट लेके आए अंग्रेज, ठीक है। दे अलाउड झूम कल्टिवेटर्स टू लिव ऑन स्मॉल प्लॉट्स इनसाइड द फॉरेस्ट इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लेबर। देख रहे हैं, इन्होंने फॉरेस्ट विलेजेस बनाए, वहाँ पे आप लोग रह सकते हो एज अ ट्राइबल, और उसके बदले में आपको फ्री लेबर देना होगा, किसके लिए, सरकार के लिए। गजब हाल है भाई, ठीक है। फिर आते हैं आदरणीय बिरसा मुंडा जी जैसे लोग। ब्रिटिश बिरसा मुंडा का रेबेलियन होता है, उलुगुलान होता है। उलुगुलान कब होता है, बोर्न इन छोटा नागपुर हो जाते हैं, ये छोटा नागपुर में बोर्न हुए, जो आज के वक्त में झारखंड में। बिरसा मुंडा वाज एक्सपोज टू क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिटिसिज्म ऑफ मुंडा ट्रेडिशन एंड हिंदू वैष्णव टीचिंग्स, ठीक है। तो इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज किया और हिंदू वैष्णव टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। हिज मूवमेंट एम टू प्योरीफाई मुंडा सोसाइटी, तो मुंडा सोसाइटी को प्योरीफाई करने की इनकी एक सपना था। अर्जिंग देम टू स्टॉप एनिमल सेक्रीफाइसेस पे रोक लगाने के लिए बात, गिव अप लिकर, शराब छोड़ देने के लिए बात की उन्होंने। बिलीव इन वन गॉड, सिंह बोंगा में यकीन करने की बात की। ही टारगेटेड दिकूज, ठीक है, दिकूज को टारगेट करने की बात की इन्होंने। मिशनरी, हिंदू, लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिशर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सबको इन्होंने दिकू कहा, जो भी बाहर के लोग थे उन सबको कहा। हु हैड डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, खून तक का थी कि खुंत कट्टी, जो इनके ट्रेडिशनल लैंड राइट्स हैं उनको इन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय किया। रेबल्स अटैक्ट पुलिस स्टेशंस, ठीक है, चर्चेज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रेजिंग अ वाइट फ्लैग एंड सिंबल ऑफ बिरसा राज, ठीक है। वाइट फ्लैग जो था वो क्या था, वाइट फ्लैग इनका सिंबल था, वाइट फ्लैग, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। बस थोड़ा सा अब ये फैक्चुअल लाइंस पढ़ लेते हैं। फैक्चुअल लाइंस की अगर बात करें, ट्राइबल्स यूज द टर्म दिक्कूज टू रेफर टू एक्सप्लॉइटेटिव लैंडलॉर्ड्स, traders, money lenders and British officials. Shifting cultivation is widely known as झूम cultivation in Northeast India. ठीक है। The Khons of Odisha use seeds of sal and mahua to extract cooking oil. ठीक है। One Gujars of the Punjab hills and Labadis of Andhra Pradesh were prominent cattle herders. Labadis of आंध्र प्रदेश, ये मैंने अभी तक देखा नहीं कहीं पे, इसको यार थोड़ा पढ़ लेना, अच्छे से हो सकता आ जाए। गद्दीज और कुल्लू हिमाचल के जो गद्दीज थे वो गद्दी वहाँ के प्राइमरीली सेफर्ड कम्युनिटी थी। ब्रिटिश ऑफिशियल कंसिडर्ड सेटल ट्राइब ग्रुप्स लाइक, सेटल ट्राइब जो थे, जो कौन कौन थे उसमें, गोंडास थे, संताल से, वर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स। ब्रिटिश डिक्लेयर्ड स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट प्राइमरीली बिकॉज दे नीडेड टिम्बर टू बिल्ड रेलवे स्लीपर्स एंड नेवी शिप्स, सही बात है। द संथाल्स, जो संथाल्स थे वो हजारीबाग रियड सिल्क कोकून्स, संथाल्स ऑफ हजारीबाग रियड सिल्क कोकून्स विच दे सोल्ड टू ट्रेडर्स एट हाईली एक्सप्लोटेटिव रेट्स, ठीक है। Thousands of tribals were recruited in the late 19th century to work in the coal mines of Bihar and tea gardens of Assam, ठीक है। कोल रेबेलियन टुक प्लेस इन ईयर 1831-35, तो कोल रेबेलियन सबसे पहले होता है, फिर संताल आते हैं। तो कोल कब हो रहा है भाई, ये कोल हो रहा है 1831-32 में। संथाल कब हो रहा है, 1855 में, ठीक है। फिर उसके बाद में एक क्या नाम था यार, अभी लिखवाता हूँ, आगे रुक जाओ। बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन पुअर फैमिली बिलोंगिंग टू मुंडा ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर। एज ए यंग मैन बिरसा वाज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेक्शन विद द वैष्णव प्रीचर्स, मैंने बताया भी था, ठीक है। द ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा मुंडा इन 1895 में इनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। सिंबल ऑफ मुंडा राज अंडर बिरसा मूवमेंट वाज वाइट फ्लैग, ये बताया था मैंने आप लोगों को। इन 1900 बिरसा मुंडा डाइड फॉर क्लोरिया इन रांची जेल, ठीक है, क्लोरिया। द बस्तर रेबेलियन ब्रोक आउट इन 1910, देखिए बस्तर रिवोल्यूशन आ गया, बस्तर रेबेलियन आ गया, ठीक है। तो बस्तर रेबेलियन कब हो रहा है दोस्तों, 1910 में।
फिर उसके बाद में वर्ली रिवोल्ट आ गया। वर्ली रिवोल्ट कब हो रहा है दोस्तों? 1940 में महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। वुड फ्रॉम सॉल एंड टी ट्रीज वर हाईली यूज बाय द ब्रिटिश फॉर कंस्ट्रक्टिंग रेलवे कैरेज, सही बात है। ट्रेडिशनल मुंडा लैंड सिस्टम रीऑर्गेनाइज लैंड एज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द होल क्लैन, ये भी सही बात है। इन मैनी ट्राइबल रीजन्स traders bought silk cocoons for 3 to 4 crore thousands and sold them to European exporters at a 5 times for purchase price। ठीक है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। हॉट पॉइंट्स देख लेते हैं यार चैप्टर के, क्या क्या हॉट पॉइंट्स हैं। ठीक है भाई, द डुअल थ्रेट टू ट्राइबल इकोनॉमी। डुअल थ्रेट क्या था ट्राइबल इकोनॉमी के लिए? एक तो ट्राइबल्स डिडंट जस्ट फेस ब्रिटिश लॉ, दे वर क्रस्ड बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। ठीक है, तो एक तरफ ब्रिटिशर्स तो थे ही, उनके कानून तो थे ही, दूसरी तरफ ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स ने भी उनका जीना आराम कर रखा था, जो उनको ऑफर करते थे लोन सिंपल रेट पे, साधारण ब्याज पे, और फिर उसके बाद में जो है एज हाई एज इंटरेस्ट उनका बढ़ा देते थे, लगभग 100% के अराउंड बाद में, टेकिंग अवे ट्राइबल लैंड्स व्हेन दे वर डिफॉल्टेड। दिस इज वाई मनी लैंडर्स वर हेटेड एज द अल्टीमेट दिकूस। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ फॉरेस्ट विलेज। फॉरेस्ट विलेज का पैराडॉक्स देख लेते हैं। वाई ब्रिटिशर्स पास्ड लॉ फॉर एक्सपेल ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट लॉज, देर एब्सोल्यूट डिपेंडेंट ऑन मैन्यूअर लेबर टू कट एंड ट्रांसपोर्ट हैवी लॉग्स, फोर्स देम टू री इन्वाइट ट्राइबल बैक इन टू डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट विलेज। ठीक है, क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ चीप एंड कैप्टिव लेबर। तो पहले तो वो ससुरे उनको कानून बना के भगाते हैं, और बाद में उनको फील होता है कि यार ये काटेगा कौन, इसके लिए तो लेबर अगर बाहर से लाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि विलेज, फॉरेस्ट विलेज का एक कॉन्सेप्ट लेके आया, जिसमें वो जो है ट्राइबल्स को रहने देते थे और उसके बदले में उनसे मैनुअल लेबर लेते थे। ठीक है, देख रहे हैं भाई, ये सब आज भी चल रहा है ससुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात कर लेते हैं, कॉल रेबेलियन कब हुआ? 1831-32 में, मैंने अभी बताया। संताल रेबेलियन 1855 में। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1865 में, अमेंड हुआ 1878 में और 1927 में। बिरसा मुंडा अरेस्ट हुए 1895 में। बिरसा मुंडा पास्ट अवे इन 1900 सॉरी। मेमोरी ट्रैक्स ट्राइबल रेबेलियंस क्रोनोलॉजी KSBW, कीप स्माइलिंग बिकॉज वी विन। ठीक है, कीप स्माइलिंग से के से बना कोल 1871। ठीक है, स्माइलिंग के एस से बना संताल 1855, बिकॉज के बी से बना बस्तर 1910, और विन के डब्ल्यू से बना वर्ली 1940। दिकूज मैनोमिक्स क्या था? LMB, लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स और ब्रिटिशर्स, द 3 फेसेस ऑफ दिकूज। ठीक है, कीवर्ड्स देख लेते हैं अब इसमें भाई। ठीक है, कीवर्ड्स क्या थे? स्लीपर देख लेते हैं। स्लीपर, हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक्स एंड लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक टू होल्ड द आयरन रेल्स फर्मली इन प्लेस। ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल वुड होता था जो प्लैंक्स के तौर पे बिछाया जाता था, ताकि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको आयरन रेल फर्मली जो है जोड़ा जा सकते, डांटा जा सके उनको, उनके लिए यूज हो रहा था भाई। ठीक है, महुआ क्या होता था भाई? महुआ क्या होता था? महुआ वाइल्ड फॉरेस्ट फ्लावर होता है, जो कि एक तरह का जंगली पौधा, एक तरह का जंगली फ्लावर होता है। टू इज़ कलेक्टेड बाय ट्राइबल्स टू बी ईटन और फॉर्मेंटेड टू ब्रू अल्कोहल, जो कि अल्कोहल और खाने के लिए इस्तेमाल होता था। बेवर क्या होता था? बेवर क्या होता था? ये एक तरह का लोकल टर्म था जो कि मध्य प्रदेश में इस्तेमाल होता था। किस चीज़ के लिए? टू डिस्क्राइब शिफ्टिंग झूम कल्टीवेशन। बेवर, मध्य प्रदेश में बेवर जो है, झूम खेती जो है बेवर के नाम से जानी जाती थी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, MP में। कहाँ पे भाई लोग? MP में। ठीक है, कुंत कत्तई क्या होता था? ये खुंत कत्तई होता था द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जॉइंट लैंड ओनरशिप प्रैक्टिस्ड बाय द मुंडा क्लैन। तो जॉइंट लैंड ओनरशिप को क्या कहते हैं? खुंत कट्टई कहते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स ऑन ट्राइबल्स। ठीक है भाई, फॉरेस्ट लॉ इनेक्टेड, बैंड फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज, वहाँ जा नहीं सकते थे। झूम कल्टीवेशन बंद कर दी गई। चीप लेबर के तौर पे इस्तेमाल, एक्सप्लॉइट हुए फॉरेस्ट विलेज में। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की बात करें, ट्रेडर्स पे लो प्राइजेस। ठीक है, मनी लेंडर्स चार्ज हाई रेंट, लैंड ग्रेव्ड बाय दिक्कूज। लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर की बात करें, ट्राइबल चीफ्स लॉज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रोल्स रिड्यूस टू रेंट कलेक्टर्स ओनली। सब कुछ छीन लिया गया भाई, सब कुछ। कंपेरिजन की अगर बात कर लें दोस्तों,
फार्मिंग मेथड की बात कर लेते हैं, ब्रिटिश प्रिसेप्शन और लैंड ओनरशिप। इसमें सेटल्ड कल्टीवेटर्स, एग्जांपल गोंड्स एंड संताल, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स झूम एंड बेवर कल्टीवेटर्स। तो इसमें फार्मिंग मेथड की बात कर लेते हैं, फार्म द सेम प्लॉट ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। ये क्या करते थे, क्लियर करते थे किसी स्मॉल पैच को, उसको बर्न करते थे उस पर जो भी था, ठीक है, फार्म को देन मूव कर जाते थे अगले साल। व्यूड एज सिविलाइज्ड, पीसफुल एंड ईजियर टू कंट्रोल। और टैक्स कलेक्शन, व्यूड एज वाइल्ड, लॉलेस, नोमैडिक एंड डिफिकल्ट टू मॉनिटर बाय द ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स और क्लैन लैंड राइट्स, खुनकत्तई जो था वो रिकॉग्नाइज किया जाता था इंडिविजुअल और क्लैन लैंड राइट्स के तौर पे। हैड नो परमानेंट इंडिविजुअल क्लेम्स टू लैंड, मूव्ड फ्रीली अक्रॉस फॉरेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। व्हाट डिड ट्राइबल ग्रुप्स मीन बाय द वर्ड रिकूज, हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट पाथ, एक्सप्लोइटेटिव आउटसाइडर, ट्रेडर्स, यही था इसका। यार इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, ठीक है। झूम कल्टीवेटर्स वाज प्रैक्टिस प्राइमरीली इन विच रीजन ऑफ इंडिया, बताओ भाई। हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। झूम कल्टीवेशन कहाँ हो रही थी यही बताना है प्राइमरीली। ये हिली और फॉरेस्ट जो रीजन थे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया। क्या वो कारण था जिसने सॉइल जो है झूम कल्टीवेशन, जिसके कारण झूम कल्टीवेशन के दौरान जो है भूमि फर्टाइल हो जाती थी। पोटास फ्रॉम एस ऑफ बर्न एस ट्रीज, ठीक है ना, ये था इसका। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फ्यू ईयर्स टू रिगेन इट्स फर्टिलिटी इज नॉन एज, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा जो कि कुछ साल बिगर खेती किए छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी वापस पाले, उसको क्या कहते हैं, फैलो कहते हैं उसको। द खोन्स ऑफ उड़ीसा सर्वाइव प्राइमरीली दो थ्रू, खोन्स किस तरह सर्वाइव करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ, सिक्स देख लेते हैं। विच ऑयल वाज एक्सट्रैक्टेड बाय द खोन्स फ्रॉम सीड्स ऑफ कुकिंग, सीड्स फॉर कुकिंग, साल एंड महुआ, बी आंसर है इसको भाई, ठीक है। सेवंथ, द वन गुज्जर ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर, ये क्या थे, वन गुज्जर पंजाब वाले और लबाडी आंध्र प्रदेश वाले क्या थे असल में, क्या कोल माइनर्स थे, ये कैटल हर्डर्स थे, ये शिफ्टिंग में थी। इसका आंसर सी होगा दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है सी होगा दोस्तों। द सेपर्ड कम्युनिटी ऑफ कुल्लू वाज नॉन एज, कुल्लू की जो सेपर्ड कम्युनिटी क्या थी, वो गद्दीज होते थे वो, ठीक है। विच नोमैडिक कम्युनिटी ऑफ कश्मीर स्पेशलाइज इन हर्डिंग गोट्स, ठीक है, ये बकरवाल होते थे दोस्तों। चलिए भाई आगे आ जाते हैं, 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। 10th क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिफेयर सेटल्ड कल्टीवेटर्स ओवर झूम कल्टीवेटर्स, तो इसका आंसर है दी वर्स ईजियर टू कंट्रोल, मैप एंड टैक्स रेगुलरली। ये ईजी होते थे, इनको ढूंढना ईजी होते थे, गायब नहीं हो जाते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो इसीलिए आसान थे, ठीक है। अंडर ब्रिटिश रूल व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड इन द पोजीशन ऑफ ट्राइबल चीफ्स, तो ब्रिटिशर्स की सत्ता के दौरान क्या क्या बदलाव हुए पोजीशन ऑफ ट्राइबल चीफ्स में। दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल पावर्स एंड बिकम रेंट कलेक्टर्स फॉर द ब्रिटिशर्स ओनली, ठीक है, यही है इसका आंसर भाई, ठीक है दोस्तों। वाई डिड द ब्रिटिश डिक्लेयर फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी, ब्रिटिशर्स ने क्यों बताया, टू एक्वायर टिम्बर फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवे स्लीपर्स, भी आंसर है इसका। द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 क्लासीफाई फॉरेस्ट इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, प्रोटेक्टेड विलेज, यही है 3, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज 3 हो गए, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट वर ट्राइबल्स कम्प्लीटली फॉरबिडन फ्रॉम इंटरिंग एंड टेकिंग वुड, बताओ कौन सा वो इलाका था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्त। रिजर्व कैटेगरी में नहीं इंटर कर सकते थे वो लोग, तो वो ब्रिटिश सॉल्व द लेबर शॉर्टेज रिक्वायर्ड टू कट ट्रीज अंडर इनसाइड फॉरेस्ट रिजर्व, क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आया, तो विलेज फॉरेस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट लेके आए भाई वो, ठीक है, बी आंसर हो गया इसका। 15, व्हाट इज़ बीवर इन सेंट्रल इंडियन टर्मिनोलॉजी, बीवर आप जानते हैं मध्य प्रदेश में किस चीज़ के लिए होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सी आंसर हो जाएगा इसका। द संताल्स ऑफ हजारीबाग वर हैवीली एक्सप्लॉइटेड बिकॉज दे रियर्ड सिल्क कोकून्स, संताल जो हजारीबाग के थे वो सिल्क कोकून्स बोते थे, इसलिए वो एक्सप्लॉइट हुए। व्हाट वर द बाय बेग प्राइज ऑफर्ड बाय द मिडिल मैन ट्रेडर टू सिल्क रियर्स फॉर 1000 कोकून्स, 3 से 4 करोड़ रुपए थे, ये आंसर है इसका भाई,
इन विच ईयर डिड द फेमस संथाल रिबेलियन ब्रेक आउट इन राजमहल? ठीक है, 1855 है, सबको पता है 1855 है इसका। कोल रिबेलियन 1831-32 टू प्लेस इन, बताओ भाई, सेंट्रल इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटू कोल रिबेलियन हो रहा है। ठीक है, 21 बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन विच रीजन? ठीक है, बिरसा मुंडा कहाँ पे? छोटा नागपुर में हो रहे हैं भाई। ठीक है, 22वां देख लेते हैं। एज ए यंग मैन बिरसा वाज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन, नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड वैष्णव प्रीचर्स, बी है इसका आंसर, सही है। What did Birsa Munda urge his followers to do in 1895? Purify themselves, stop liquor and recover their glorious past. सतयुग, सी आंसर है इसका दोस्तों। In which year did the British first arrest Birsa Munda? ए 1895 इसका आंसर भाई, ए। ठीक है, What was the color of the flag hoisted by the Birsa Munda's followers, the symbol of British Raj? ठीक है, बी वाइट। इन जून 1900 ब्रिटिश मुंडा डाइड ऑफ विच डिजीज इन जेल? कोलेरा, कोलेरा भाई। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां, द बस्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया टुक प्लेस इन? बस्तर रिबेलियन कब हुआ दोस्तों, बताओ? 1910 में हुआ बस्तर। बस्तर रिबेलियन कब हो रहा है? 1910 में। वर्ली रिवल्ट कब हुआ? 1940 महाराष्ट्र में। ठीक है, What was the traditional Munda clan and land system called? क्या था वो? खुंदकत्ते ही होता था वो। क्या होता था? खुंदकत्ते ही होता है, ट्रेडिशनल मुंडा क्लैन एंड सिस्टम कॉल्ड। ठीक है, वाई डिड द बुरसा मूवमेंट हैव सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस? क्यों था भाई, बताओ? इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ प्रोटेक्टिंग ट्राइबल्स एंड लैंड फ्रॉम बीइंग इजीली टेकन बाय डिकूज। इन्होंने लॉ बनाने पड़े अंग्रेजों को, किस चीज़ के लिए? ताकि दिकूज जो थे, बाहरी जो आउटसाइडर्स जो लोग थे, आजकल ये सारे लगभग जहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है मॉडर्न इंडिया में देखा जाए तो। ये पहली बार बिरसा मुंडा जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया, इसीलिए ये जो है इतने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, चैप्टर 5, 5th चैप्टर, क्या और पढ़ा जाए थोड़ा सा दोस्तों? एक चैप्टर और कर लिया जाए, फिर उसके बाद 5 चैप्टर पर बचेंगे। बताओ भाई, कर लिया जाए या फिर यहीं पर रोका जाए आज के लिए? क्लास बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। मुझे लगता है यहीं रोक लेते हैं, अगली क्लास में कर लेंगे ये 5 चैप्टर। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, इस क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने आज सीखे हैं, मैं वादा करता हूँ आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। बस ये वीडियो आप देख लीजिए, इसको 2x पे लगाइए, बार बार सुनिए, मस्त अपने कानों में ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, है ना, और रिवाइज करते रहिए अपने कॉन्सेप्ट्स को, बार बार पढ़ते रहिए। इतना बढ़िया आप लोगों को कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाते हैं। सिंपल क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस लोग करा रहे हैं यूट्यूब पे। आप लोगों को से मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को पूरा NCERT का कोर्स कराया जाएगा, पूरा SST का कोर्स कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, पूरा SST पढ़ाऊँगा भाई। मेरे को साइंस वाइंस आता नहीं है तो मैं SST पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब बस आप लोग जुड़े रहिए। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुश रहिए, धन्यवाद।